कोई बंदा विदाउट जीएसटी अगर बाय कर रहा है देन क्या? किसी की शादी होगी, 10-15 लाख की ज्वेलरी ले ली, 4 महीने बाद हो गया जी डिस्प्यूट। तो हाउ विल यू प्रूव कि आपने गोल्ड इतनी वैल्यू का डाला है? फिर लोग भागते हैं बिल लेने को। रिलायंस का हो गया ब्रांड, तनिष्क हो गया। ब्लू स्टोन की मैं वेबसाइट ही देखती हूँ, वहाँ पे लिखा होता है 6000 प्लस डिजाइन्स। एक ही टाइम पे मेरे पास 6000 की लाइब्रेरी है जहाँ से मैं अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर सकती हूँ। प्राइस इज अ पॉइंट। अगर आप एक सिलेक्ट भी कर रहे हो, फिर आप 10,000 वाली चीज़ का 20,000 या 25,000 पे कर रहे हो। ब्रांड जितनी बड़ी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सब कर रहे हैं, उसका मार्जिन उन्हें कहाँ से निकालना है? मेकिंग चार्जेस डिसाइड कैसे होता है? कई बार लिखा होता है कि दिस इज 5% मेकिंग। गोल्ड पे मेकिंग चार्जेस पे मत सोचो। आपको जो चीज़ मिल रही है मेकिंग चार्जेस के नाम पे, क्या वो सही चीज़ है भी या नहीं? एक फैमिली या एक पर्सन कितना गोल्ड कैरी कर सकता है अपने पास? आपको 10 किलो चाहिए, 100 किलो रखना आप रखो। लास्ट ईयर में गोल्ड हैव गिवन 43% एप्रिसिएशन। 43% एप्रिसिएशन कोई नहीं देता, ना कोई एफडी, ना कोई स्टॉक्स, ना कोई म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड सेफर चीज़ है, इंस्टेंट कैश। चंडीगढ़ जा रहे हो तो चंडीगढ़ जाके कैश करवा लो, आप बेंगलोर जा रहे हो तो बेंगलोर जाके उसको कैश करवा लो। तो गोल्ड इज लिक्विड कैश। जब पैसे हैं गोल्ड बाय करो, दैट्स इट। 23rd की एज में ना बंदा ऐसे चक्करों में घूम रहा था, गर्लफ्रेंड, पार्टीज, क्लब, है ना, मूवीज। 12 जून 2023 सुबह 6 बजे का टाइम था। मेरे को एक कॉल आती है, तेरे डैड को कोई शोरूम पे गोली मार गया। एवरीथिंग चेंज्ड, सब चेंज हो गया था। माही जी, ऑनर ऑफ एशिया ज्वेलर्स, फेमस इन द टाउन मोगा। थैंक यू। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी सारी डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट गोल्ड, ज्वेलरीज एंड डायमंड्स और जेमस्टोन के बारे में। Thank you for inviting. Let's go ahead. So yes, my name is Mahi Singh, Managing Director at Asia Jewelers. So थोड़ा सा मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। 2019 जब मैं कनाडा गया फॉर स्टडिंग, ठीक है, आई डिड माई बैचलर्स इन बिजनेस कनाडा में, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस अपना स्टर्लिंग सिल्वर का वहाँ पे। सो आई बेसिकली ओपनड अ वेबसाइट बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ ज्वेलरी बैकग्राउंड फैमिली। स्टार्टिंग से अपनी डैड को देखा है ज्वेलरी, घर पे सुनता आ रहा हूँ ज्वेलरी के बारे में। सो ये क्लिक थी, स्पार्क थी ज्वेलरी के बारे में। सो आई स्टार्टेड अ ब्रांड नेम रॉयस ज्वेलर्स, ठीक है। तो ये पढ़ते पढ़ते वहाँ पे आपने स्टार्ट कर लिया? पढ़ते पढ़ते हमने वहाँ स्टार्ट किया। पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था और साइड हसल भी कर रहा था। अच्छा। 2020 में मेरे को एक पार्टनर मिला जो वॉचेस का काम करता था, एंड उसको पता था कि मैं ज्वेलरी बैकग्राउंड से आ रहा था। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू सोर्स डायमंड फ्रॉम सूरत, ठीक है, एंड वो वॉचेस सोर्स करता था, एंड वी यूज्ड टू असेंबल इट डाउन। एंड मतलब आपने सुना होगा ना आइस वॉचेस का बहुत ट्रेंड है, बहुत आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वो। ओके। तो हम वॉचेस को जैसे रोलेक्स, एपी, ऐसी वॉचेस को हम आइस आउट करके एंड आफ्टर मार्केट हम उसको सेल करते थे। सो उधर से मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ज्वेलरी से है, कनाडा में भी ज्वेलरी का पार्ट था। सो दिस व्हाट द जर्नी बिगिंस। तो जो बेसिकली वो चीज़ आप बता रहे हो, वो चीज़ इज द पार्ट ऑफ ज्वेलरी ऑल्सो? हाँ, वॉचेस इज़ द पार्ट ऑफ ज्वेलरी। हाँ, एक्चुअली इंडिया मार्केट में ना जो ज्वेलर्स है उसको सिर्फ ज्वेलर भी बेचने वाला समझा जाता है। हाँ। बट अगर हम आउट ऑफ इंडिया जाए तो ज्वेलर्स सिर्फ ज्वेलरी नहीं बेचते। ज्वेलर्स के कैटेगरी के अंडर वॉचेस भी आती हैं, ठीक है, एंटीक आइटम्स भी आती हैं। ये सब ज्वेलर्स का ही पार्ट है। इंडिया के मार्केट में ऐसा है कि सिर्फ ज्वेलर सिर्फ गोल्ड, डायमंड और ये सब बेचते हैं, राइट। बट अगर हम बात करें कनाडा, यूएस में जाके, तो ज्वेलर्स वॉचेस का काम करते हैं। वो नॉर्मल वॉचेस होती है या कुछ अलग ही होती हैं? नहीं, ज्वेलर्स नॉर्मल वाली? वॉचेस नहीं, अलग वॉचेस, हाई एंड Okay. वॉचेस। Okay. रोलेक्स हो गया, एपी हो गया, पटैक हो गया, मतलब सब ये वॉचेस। ओके, नाइस। देन आफ्टर दैट? हाँ, तो फिर उसके बाद लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। 12 जून 2023 सुबह 6 बजे का टाइम था। मैं सो रहा था, आई केम बैक फ्रॉम वर्क। मेरे को एक कॉल आती है कि तेरे डैड को कोई शोरूम पे गोली मार गया। आई वाज लाइक व्हाट, फंबल हो गया, सब चेंज हो गया एकदम से, मतलब लाइक हाथ पैर कांपने लग गए। तो फिर एक कॉल आता है मैं इंक्वायरी करना शुरू करता हूँ इंडिया में, बैक फ्रेंड्स को कॉल करना शुरू करता है, सब बोल रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है। एज सुन एज आई ओपन माई फोन, आई ओपन माई फेसबुक, हर जगह पे न्यूज़, ईशा ज्वेलर्स पे ऐसे गोली बजी एंड माई डैड ही इज़ नो मोर। वो 10 मिनट नम हो गया था मैं, बिल्कुल नम। एवरीथिंग चेंज्ड, सब चेंज हो गया था। मेरे मतलब पैरों से ज़मीन निकल गई थी, नो, लूजिंग योर डैड एंड बीइंग ओवरसीज।
मिले को इतना टाइम हो गया एंड मैं इंडिया जा रहा था नेक्स्ट मंथ उनको मिलने के लिए, तो देयर वाज सो मच गोइंग ऑन, बट मेरे को पता था कि दिस इज़ नॉट द टाइम। 10 मिनट में मैंने अपने आप को रिकवर किया, आई स्टॉप्ड क्राइंग, आई पिक्ड अप माई बैग, सब पैक करना शुरू किया। 12 घंटे बाद की फ़्लाइट थी, आई सेल आउट माई कार, आई क्लोज माई बिजनेस, अपने पार्टनर को सब दिया, आई पैक्ड एवरी थिंग, पिक्ड माई बैग्स एंड मूव्ड टू इंडिया। इंडिया आया एंड मतलब राइट उस पॉइंट पे आपने सब शट डाउन कर दिया विद इन अ डे? विद इन अ डे मैंने उसी पॉइंट पे डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट कमिंग बैक टू कनाडा, आई नो, एंड मैंने सब पैक किया, बैक टू इंडिया, टेकिंग ओवर द बिजनेस, एंड हियर आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर एट एशिया ज्वेलर्स नाउ। मैं उस चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि फ़ोन आया कि पापा को शूट कर दिया किसी ने स्टोर में जाकर, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मतलब कोई कस्टमर, हु वाज दैट, मतलब कौन आए थे वहाँ पे जिन्होंने शूट हाँ, किया? ऐसा क्या हुआ था? तो बस बेसिकली लाइक कि 4 लोग एंटर करे। ये एक न्यूज़ भी वायरल हुई थी हाँ। कि ज्वेलरी शॉप के अंदर कुछ, आई थिंक वो आप ही की थी। हाँ वो Okay. काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था उस चीज़ के बारे में। तो देयर वाज 5 पीपल जो सिर्फ ज्वेलरी देखने आए थे, तो ज्वेलरी दिखा रहे थे एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो सामना वो वाले थे उन्होंने दे पुल्ड आउट द गन एंड देन ही शॉट माई डैड। तो माई डैड वॉज ऑन कॉल, उनको थोड़ी इंटीमेशन हो गई थी कि देयर समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, तो उन्होंने कॉल करा फॉर बैकअप कि कोई ना कोई आ जाए, ठीक है। बट वो फ्लिंच ऑफ टाइम, मतलब माई डैड ही यूज्ड टू हैड अ रिवॉल्वर, तो बस इतना रह गया कि उनका रिवॉल्वर पे लेफ्ट हैंड पड़ा, उनकी खुद की रिवॉल्वर, बिकॉज दे हैड द फोन लाइक ऑन द राइट, तो मुझे Okay. पड़ा, तो उसने टाइम ही नहीं दिया, ही जस्ट शॉट हिम। तो 1 शॉट, 2 शॉट एंड देन 3 शॉट्स, एंड उसके बाद सब ब्लास्ट हुआ, उन्होंने लूट किया, डन। बट आफ्टर दैट ही वाज स्टिल देयर, ठीक है, वो खड़े हुए, इवन आफ्टर 3 बुलेट्स Okay. वो खड़े होके बाहर तक गए। एंड अब ये देखिए कि उस पॉइंट पे कुछ सिचुएशंस ही ऐसी बन गई थी, या मैं बोलूँ कुछ इंडिया की कंडीशंस ही ऐसी थी। पहले वो हॉस्पिटल गए, ठीक है, तो हॉस्पिटल वालों ने, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने रेफर कर दिया कि आप लुधियाना ले जाओ, तो दैट्स द नियरेस्ट सिटी जहाँ पे डीएमसी है, ठीक है। तो एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस तक जितना मेरे को सुनने में आया कि आई वाज नॉट देयर, राइट, तो एम्बुलेंस तक होने तक वो होश में थे, तो ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस कि आप स्टोर पे वापस जाओ कि लोग और ना लूट ले, किसी नो। एंड मोस्ट, वो मतलब हमारा स्टोर नया बना था एंड अभी इनॉग्रेशन भी नहीं हुई थी, तो फर्स्ट डे था उनका जब स्टोर बन के वो एंटर किए थे, तो मतलब एक दिन पहले काम चल रहा था, तो वेरी फर्स्ट डे था वो। एंड आप शॉक हो गए इस चीज़ के बारे में सुन के कि जब वो जा रहे थे एम्बुलेंस का, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। मतलब हमारी इंडियन मेडिकल सिस्टम इट्स लाइक दिस कि एम्बुलेंस जैसी चीज़ विच इज़ वेरी क्रिटिकल, उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया ना, एम्बुलेंस वाला एक बंदा अपनी जान के लिए सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, इट्स लाइक फ्लिंच ऑफ अ सेकेंड्स के लिए, एंड वहाँ खड़ के गैस स्टेशन पे पेट्रोल भराया जा रहा है। मतलब वो जस्ट दैट वाज जस्ट अ स्पैम ऑफ 10 मिनट्स। अगर वो 10 मिनट्स पहले हॉस्पिटल पहुँचते तो आई गेस तो शायद वो आज हमारे बीच होते हैं। तो आई गेस वो आज मेरे साथ होते। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे माइंड में आ रही हैं, जैसे आपने बताया एम्बुलेंस इंडियन। सेकंड चीज़, कोई मैंने जो वीडियो देखी साफ आ रहा है उन्होंने कुछ फेस पे कवर नहीं किया हुआ, वी कैन सी देम हु दे आर एग्जैक्टली। एंड इस बात को आई थिंक 1 साल 1.5 साल हो चुका है जैसे आपने बताया, तो अभी तक आर वी एबल टू फाइंड देम हु वर दे एक्चुअली? हाँ, एक्चुअली में अभी चल क्या रहा है। सो दे वर 5 ऑफ देम, ठीक है। तब उस टाइम पे देयर वाज अ बिग इशू कि ऐसे कोई कैसे आके मार्केट ने बहुत प्रोटेस्ट किया। जो हमारे भाईचारे के लोग होते हैं, जो जूलर्स होते हैं, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत सपोर्ट की। पुलिस बहुत थी, बहुत दूर दूर से पॉलिटिशियंस आए मिलने के लिए, बट वो सिर्फ हीट ऑफ मोमेंट था। 5 में से 4 तो ट्रैक डाउन हो गए टिल डेट, जो अभी भी जेल में है, केस चल रहा है, एंड आई डोंट नो वो कितना लंबा टाइम चलेगा। एक अभी भी अनट्रेस्ड है, एंड उसके बारे में हमारे इंडियन जुडिशरी मतलब अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि उस पर कुछ काम ही नहीं किया जा रहा। इवन दो फेसेस सब सीसीटीवी कैमरा पे सब क्लियर था, एंड जो बंदे आइडेंटिफाई किए हैं उनके फेसेस सब सामने थे, स्टिल केस इज गोइंग ऑन, काफ़ी लंबा टाइम चलेगा, एंड आई होप फॉर जस्टिस। नहीं, वो तो चलो अभी गवर्नमेंट के ऊपर ही है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, जुडिशन के ऊपर ही है। बट एक और चीज़, जब ये सब हुआ और आपने प्लान किया कि मुझे इंडिया आना है, तब वो गट्स कहाँ से आया आपके पास कि इतना सब होने के बाद भी मुझे यही बिजनेस करना है? क्योंकि बिकॉज आप यू आर द लाइव एग्जाम्पल। हाँ, यू आर द लाइव एग्जाम्पल। आपने देखा, और वो भी अपनी फैमिली में ही देखा, फैमिली क्या अपने फादर के साथ ही देखा। तो मुझे नहीं लगता शायद कोई उस बिजनेस को दोबारा करना चाहेगा।
देखो मेरे और या शायद पेरेंट्स भी करने देंगे या मदर भी करने देंगे? डैड ने मेरे को बहुत ही ऑप्टिमिस्ट तरीके से रेस किया है, तो मेरी बिलीव ऐसा है कि देखो मैं अकेला थोड़ी इस सेक्टर में हूँ, बाकी और भी लोग बैठे हैं, तो ये जी। तो एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हमारे साथ होगी। कुछ चीज़ें ना कुदरत ने बहुत ही प्री डिफाइंड की होती है, उनको चेंज नहीं कर सकते, मैं ऐसा मानता हूँ। देखो वो हुआ, मेरे डैड गए, वो बच सकते थे। वॉट आई थिंक इज समथिंग थिंग्स आर प्री डिस्टाइंड, मैं कुदरत के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बट मेरे पास ऑप्शन भी नहीं थी। एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि वो मेरे डैड का सपना था। वो स्टोर, मतलब मेरे डैड ने 25 साल लगा के स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच कारीगरी का काम करते थे, बनाने को लेके छोटा स्टोर रेंट पे लिया, अपना बनाया। मेरे को अभी भी याद है जब वो अपनी कहानियाँ बताते थे कि जब उनके फर्स्ट विजिटिंग कार्ड्स बनाए, उनके पास विजिटिंग कार्ड्स छपवाने के पैसे नहीं थे, तो ही यूज्ड टू ड्रॉ विजिटिंग कार्ड्स अपने आप एंड देन ही यूज्ड टू एडवर्टाइज पीपल। तो उनकी जर्नी मैंने खुद देखी है सिंस चाइल्डहुड, एंड आई डोंट वांट दैट टू सिंक इन। आई डोंट वांट दैट नेम एशिया ज्वेलर्स टू सिंक इन। द ट्रस्ट पीपल दैट बिहोल्ड्स अदर्स, आई डोंट वांट दैट टू सिंक इन। सो उसी को देखते हुए आवश्यक कि नहीं, जब हो हुआ उसके वेरी नेक्स्ट डे मेरी माँ ने मेरे को बोला कि खड़ा हो जा, देखो तू शेर का बेटा है, तेरे को खड़ा होना पड़ेगा। एंड द वेरी नेक्स्ट डे हम खड़े हुए, स्टोर खोला मैं अपनी मॉम के साथ, एंड देन विद ऑलमोस्ट जीरो नॉलेज आई वुड से, कुछ इंडस्ट्री के बारे में पता था बट इंडियन मार्केट के बारे में नहीं पता था। ज्वेलरी के बारे में पता था, कैसी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, बट इंडियन मार्केट के बारे में नहीं पता था। तो हम खड़े हुए एंड देन वी केम इनटू स्टोर, एंड भगवान की कृपा से आज वी आर हियर विद द नेम इन द मार्केट। एशिया ज्वेलर्स। जी Wow, my- एडमायरेबल। वैसे ऐसा जज्बा रेयरली नहीं देखने को मिलता, एंड जनरली पीपल यूज टू अफ्रेड दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगर एक बार किसी के साथ हो जाता है, स्पेशली इन द फैमिली। रियली एडमायरेबल। क्यों। एंड उस टाइम में सिर्फ था भी क्या, 21 साल का। एंड नाउ आई एम 23। वाओ, मतलब मेरे को लगता नहीं कोई यकीन भी करेगा एट द एज ऑफ 23, है ना। और अभी मेरे को लग रहा है आप उसको एक नेक्स्ट स्टेप पे भी ले गए एशिया ज्वेलर्स को, बिकॉज अभी इंस्टाग्राम पे भी हम देखते हैं, काफ़ी स्क्रॉल करते हैं तब आपकी 8वीं 10वीं रील आपकी आ रही होती है। तो बस वही ड्रीम था कि उसको आगे लेके जाना, कि अगर मैं आज, मेरे डैड मेरे साथ नहीं है, बट वो इस दुनिया में तभी रहेंगे जब उनका नाम इस दुनिया में रहेगा। उनका नाम सिर्फ एक चीज़ के साथ रह सकता है, एशिया ज्वेलर्स के साथ। जब तक एशिया ज्वेलर्स है तो उनका नाम अलाइव रहेगा। That's it. कमाल है भाई। मतलब जनरली पता है क्या होता है, एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन ये सोचती है कि वो फादर के बिजनेस को मेंटेन नहीं करेंगे या संभालेंगे नहीं, वो एक कुछ नया ही जाएंगे, है ना। यू आर मतलब जो एक लाइव एग्जांपल है अभी लोगों के सामने और इवन हमारे सामने, जो कहते हैं कि मुझे डैडी का ड्रीम पूरा करना था, है ना, वो उनका बनाया हुआ एक बेबी काइंड ऑफ बिजनेस था। वाह। अरे यार क्यों नहीं यार, जब उन्होंने पैदा किया है, सब उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। बाकी फैमिली लेगेसी है, उसको कंटिन्यू कौन नहीं करेगा। तो जैसे कि अब आप एक सेकंड जनरेशन बिजनेस ओनर हैं, तो आपके लिए बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है? क्योंकि बिकॉज जैसे अब आपने बताया आप इस बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा तो नहीं आते थे, और इवन इंडियन मार्केट के तो वैसे ही नहीं समझते थे, आप कनाडा के अंदर थे। तो कैसे, मतलब क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से आपने बिजनेस को संभाला? एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसके अंदर, एक ना ज्वेलरी के अंदर ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, आप मुझे बताओ इफ़ आई एम राइट और नॉट। लोग ना ट्रस्ट करके चलते हैं, मुझे इस पे ट्रस्ट है तो मैं इनसे ही गोल्ड बाय करूँगी। अब वो आपके फादर ने तो वो ट्रस्ट बिल्ड किया होगा, अब वो दुनिया आपके साथ वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर पाई? हाउ दे ट्रस्ट ऑन यू, हाउ दे केम टू यू, वो रिलेशन कैसे आप बिल्ड कर पाए विद इन दिस शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड? बहुत मुश्किल था, मतलब काफ़ी मुश्किल था। मतलब जब मैं स्टोर पे बैठा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, कि एक तो बीइंग 21 ईयर्स ओल्ड, एंड जो ये काम है इस पे सब बड़े लोग आके डील करते हैं, एवरीबॉडी इज 40 50, उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल था। बट टचवुड मेरे डैड का मार्केट में नाम, उनकी प्रेजेंस, मेरे कस्टमर्स ने आके मेरे को ये बोला कि हम सारी ज़िंदगी तेरे डैड के पास आते रहे हैं, ठीक है, एशिया ज्वेलर्स के पास आते रहे हैं, वही ट्रस्ट हम तेरे पे दोबारा प्लेस कर रहे हैं, सो गो हेड विद इट। एंड वो चीज़ मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी वो बन गया कि जिस बंदे ने मेरे पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर दिया, जिसको मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं था एक दिन पहले, और वो बंदा आया एंड लाखों की चीज़ मेरे से बाय कर रहा है, उस चीज़ को पूरा करना वो मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना, एवरी सिंगल कस्टमर। एंड कस्टमर्स ने बहुत सपोर्ट किया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वर्ड ऑफ माउथ फैलाया। मतलब इतने कस्टमर्स ने कि बाहर बाहर से लोगों को ड्रैग कर करके मेरे पास लेके आए, तो देयर वाज अ मैसिव सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक, एंड आई एम रियली थैंकफुल। अगर वो सब लोग अगर तब मेरे साथ ना खड़े होते तो आज मैं शायद यहाँ ना होता। एक अंदर की बात जानना चाहूँगी, आपके डैड ने आपको
कैसे ट्रेंड किया इस बिजनेस के बारे में, ज्वेलरी बिजनेस में एंटर कैसे करना है, कस्टमर्स के साथ डील कैसे करनी है, व्हाट वर द बेसिक स्टेप्स विच दे लाइक गिवन टू यू? वो कहते हैं ना कि शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता। तो जब आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जिसमें, जब मैं छोटा होता तब से सुन रहा हूँ ज्वेलरी के बारे में, घर पे बातें होती थी, स्टोर पे जाता था, यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो तुम्हें अपब्रिंगिंग्स वैसे मिलती हैं, तो इट वाज इन रूटेड आई वुड से। वो बैठा एंड वो भगवान की कृपा से वो सब होता गया, बस वो होता गया, सीमलेसली होता गया। नाइस भाई, वो दिख रहा है पता है क्या, एट द एज ऑफ 23 आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, इस तरीके की मैच्योरिटी है और इतना बड़ा बिजनेस हैंडल कर रहे हो, वो दिख रहा है ना। यू आर द सन ऑफ अ लायन। बिल्कुल बिल्कुल, कैन से। तो अभी जैसे ये बिजनेस है तो आपके ऊपर कितना प्रेशर है अगर बात करें इसको आगे ले जाने का? भाई प्रेशर तो तुम लोग मेरी हेयरलाइन से देख लो, यहाँ थी यहाँ पहुँच गई 2 सालों में। प्रेशर बहुत है यार, प्रेशर बहुत है। सब चीज़ें चेंज पता कब हुई, जब मैं आपके डैड के फ्यूनरल पे था। सो देयर वाज दिस सेइंग, यू नो, कि द स्ट्रॉन्गेस्ट on a man's funeral, the strongest person is his son, because he's the one who has to be relied on. मतलब मेरे मॉम, मेरा डैड, मेरा बिजनेस, सोसाइटी, सबकी एक्सपेक्टेशंस मेरी तरफ थी कि अब दैट आई वाज द हायर, ठीक है, कि अब व्हाट नेक्स्ट। फैमिली को भी फीड करना था, अपने आप को भी देखना था, बिजनेस बंद करके थोड़ी कुछ कर सकता था। सारी बिल्कुल। जिंदगी हेड पड़ी है मेरी, बिल्कुल। ठीक है। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस, डैड के ड्रीम्स, उस चीज़ ने चेंज कर दिया, कंप्लीटली चेंज कर दिया सब कुछ। सो लाइक कि अब वो कनाडा में जो बंदा पार्टी कर रहा है सारा दिन, एंजॉय कर रहा है, अब इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वो पार्ट स्निच होके ख़त्म हो गया, डायरेक्टली फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन, वो ऐसे स्विच हो गया। तो मतलब दैट डे, मतलब वो मेरे को अभी भी नहीं भूलता। माय डैड वाज लाइंग एंड उनकी चिता को जब वो आग लगा रहा था, वाज द हार्डेस्ट पार्ट। मतलब वो, मतलब अगर किसी के साथ मतलब किसी के साथ ना भी हो, बट अगर किसी के साथ वो हुआ है तो वी कैन रिलेट कि वो कितना टफ होता है। कि जो तुम्हारे डैड होते हैं ना, ही इज़ द ओनली वन जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं पूरी दुनिया में, Right. ठीक है, जो तुम्हें आपसे आपसे आगे बढ़ना दिखना चाहते हैं। तो जब वही बंदा तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा मेंटर ही तुम्हारे साथ नहीं है, तो इट्स मोर लाइक कि तुम्हारी बैकबोन ही टूट जाती है। तुम श्रेड हो जाते हो उस पॉइंट पे कि अब नेक्स्ट क्या। बहुत सारे टफ सिचुएशंस आते हैं कि बिजनेस में कभी कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, तो अब लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, किससे पूछूं मैं, पूछूं किससे मैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, कि व्हाट नेक्स्ट क्या करूं मैं। लोग आते हैं, धोखे बहुत हुए, उसके बाद बहुत ठगियां हुई मेरे साथ, लोगों ने फॉल्स क्लेम किए, जितना सिचुएशन का फ़ायदा उठाने, मेरे को अच्छा। अच्छे बुरे सब होते हैं, सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए जितने लोग थे सब आए। उन चीज़ों को कैसे डील करना था, आई हैड नो क्लू। बस आंखें बंद करता था कि अब आप खुद आओ एंड जस्ट बी देयर विद मी एंड जस्ट हेल्प मी, एंड वो चीज़ें होती रही। स्टार्टिंग 1-2 साल वाज वेरी टफ, बट नाउ थिंग्स आर वेरी गुड, टच वुड। वैसे फ्रॉड कैसे हुए? आपने बोला कि फ्रॉड्स हुए, ठगा गया। फ्रॉड्स जिनसे पैसे लेने थे उन्होंने अभी तक नहीं दिए, जो इवन रिटर्न नोटिस भी थे, ठीक है, कुछ बिजनेस है, बिजनेस में लेन देन चलता रहता है, मार्केट है कि किसी आ गए पैसे चले गए, वो हुए। फॉल्स क्लेम लोगों ने लेके आए कि हमारा ये बिल पेंडिंग है, ये बिल पेंडिंग है, जब नोट्स पे सब लिखा हुआ था। बट मेरे को पता था कि मेरे को मार्केट में सस्टेन करना है। अगर आज मैं मार्केट से बैक स्टेप कर जाऊँगा, मैं लोगों से लड़ने लग जाऊँगा, तो मैं मार्केट में बैठ नहीं पाऊँगा। तो चुप करके सारे लॉसेस को हैंडल करता रहा फॉर 1 ईयर। मोरोवर लोगों को पता था कि अब ये बच्चा आके बैठा है काम पे, नया है, लोग आए, ठीक है, मेरे को बातों में लगाया, ऑल्टर किया। क्योंकि देखो कच्चा ब्रेन होता है, ऑलरेडी डैड का इतना प्रेशर था, फैमिली में सारा दिन वो माहौल रहता था फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ टाइम, है ना। तो ऊपर से बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो सब इतना ज़्यादा हो गया था ना। उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, कि इन सब में से मेरे को निकालने वाला एक आदमी है जिसने मेरी बहुत मदद करी, एंड वो ओशो है। मैं ओशो को सुनता हूँ, मतलब मेरे डैड ही यूज्ड टू लिसन टू, इफ यू गाइस नो अबाउट ओशो, या Right, वी नो। है ना। तो ओशो एक ऐसा इंसान रहा है मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरे को इस चीज़ से बाहर निकाला, उस रियलिटी टच दिया, उस चीज़ से बाहर निकाला। So, यार बहुत टफ रहा होगा ना, मतलब ऐसे जो सुनने में नहीं इतना जैसा पता लग रहा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब आप तो रन कर रहे हो इस बिजनेस को, और दिख भी रहा है कि मतलब कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। थैंक यू। बस चलो, चलता रहता है सब। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। बिल्कुल। बाकी कोई ऐसा भी था कि जैसे कहते हैं ना कि अभी दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, कोई ऐसा भी था
जिसने आके कहा हो कि माही यार ये डैडी के क्रेडिट्स पेंडिंग थे, कुछ ले लो? बहुत लोग, अच्छा। बहुत लोग थे ऐसे जिन्होंने आया, इवन किसी का 1500 भी पड़ा था ना, लोग ऐसे भी आए हैं कि उन्होंने वो भी वापस करा कि मेरे को देना वाह। है। दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग तो बैलेंस आउट तो है ही है। बहुत लोग थे। हाँ, बाकी देखो जिनकी फितरत नहीं थी देने की, उन्होंने तो चलो देना ही नहीं देना था। नहीं था, टिल नाउ नहीं दिया, फ़ोन उठाने बंद कर दिए एंड मैंने छोड़ भी दिया कि ओके, भगवान ने मेरे को और बहुत कुछ दे दिया। मेरे को सिखाया गया कि जो मेहनत का पैसा है वो कहीं नहीं जाता। तुम्हारी मेहनत का पैसा कहीं नहीं जाएगा, जो तुम्हारी सच्ची मेहनत का, ईमानदारी का पैसा है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। मेरे को पता था वो मेरे डैड की ईमानदारी की कमाई है, मेरी ईमानदारी की कमाई है। वो उस सोर्स से चली गई, किसी ने नहीं दिए, बट वो किसी और सोर्स से मेरे पास वापस आ गई, बहुत बढ़कर वापस आई। बिल्कुल। तो ट्रस्ट, ईमानदारी, ये सब चीज़ें बिजनेस की उसके बाद मैंने कोर बना ली। मतलब ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी के साथ ही सारा काम करना है कि दिस इज व्हाट इज रिवॉर्डिंग इज। माही एक और चीज ना, आज का पॉडकास्ट वैसे पॉडकास्ट नहीं है, सच बताऊं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ठीक है? वो 23 साल के बच्चे की है ना, जो एक इतना बड़ा बिजनेस है ना, अपने डैडी का बिजनेस, उनकी लेगेसी कैरी ऑन कर रहा है। थैंक यू, मतलब आप आए सच में, मतलब मजा आ रहा है। दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट, है ना, ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम लोगों को भी इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है इस टाइम पे, 23 साल की एज में भी, है ना, जहाँ लोग फन मस्ती और जिनको पता ही नहीं होता करियर में करना क्या है, वहाँ पे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हो और डैडी की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हो। टच वुड भगवान कराई जा रहा है, करे जा रहे हैं। बिल्कुल। बाकी जैसे जनरली अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, अभी आपकी जैसे आपको नहीं कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरी पर्सनल लाइफ भी थी एक, है ना, जो क्योंकि बिकॉज 23 की एज में ना बंदा ऐसे चक्करों में घूम रहा होता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टीज, क्लब, है ना, मूवीज। तो अभी ये सब रहा है लाइफ का पार्ट, या अभी बिल्कुल ही खत्म हो गया? अगर खत्म हो गया तो फिर याद आता है? देखो वो चीज़, सेम चीज़ें वापस नहीं आएगी मुझसे कि जब मैं कनाडा में होता था तो पार्टीज करनी, ट्रैवल करना, आई लव ट्रैवलिंग, ठीक है। तो मैं किसी टाइम पे बारटेंडर की जॉब करता, तो बारटेंडर की जॉब फॉरेन कंट्री में इट्स अ वेरी फन जॉब है ना, कि अच्छा। क्लबिंग में आप सारा दिन ऐसे ड्रिंक्स कर रहे हो सब, तो उस फन। बट वो भी करते थे? हाँ, वो भी करता था। ऐसे करके क्योंकि ग्लास ना को घुमाना। हमें बारटेंडर का मतलब ही यही है हमारे लिए, जो बोतलें उछालता है। हाँ, तो चीज़ें चेंज हुई, बट मतलब मेरे डैड, अगर आप उनकी पिक्चर कभी देखोगे ना, तो ही वाज 47, ठीक है, बट वो लगते नहीं थे। ही यूज्ड टू लुक वेरी यंग। तो ना उनको जिंदगी जीने का ना वो जज्बा था कि मेरे को जीना है, एवरी सिंगल मोमेंट मेरे को जीना है। तो वही चीज़ मेरे में कि ठीक है, काम है, जब काम है तो 100% काम है, बट मैं अपना फन नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता। जब मेरे को टाइम निकाल के बाहर आना है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, उसको नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है तो, क्योंकि आजकल कौन उस बंदे से बात करेगा जो सारा दिन अपने काम में लगा रहता है, ठीक है। बट हाँ, फन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। नहीं, बट गर्ल्स आर यूज्ड टू बी फैन ऑफ द गोल्ड ओनर्स। जैसे आपने बताया ना अभी फादर 47 की एज में भी यंग लगते हैं। अभी हम जब रिसर्च कर रहे थे ना, पवन जब रिसर्च कर रहा था और मैं बैठा था साथ में, पवन कह रहा है यार जब वो वीडियोस काफ़ी सारी हैं इंटरनेट पे ना, और जब देखा डैडी जी को तो यकीन ही नहीं होता वो सच में आपके डैडी हैं, है ना। वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि मतलब यार क्या करें, है ना। पवन कहता फोन कर सकते हैं क्या माइक को? मैं कहा हाँ यार फोन कर सकते हैं। कॉल भी आया था मेरे को कि मैं कहा पूछ लेते हैं। फिर मैंने आपको कॉल किया, मैं कल लो बात करो एक बार पवन से। कॉल आया था कि एक्चुअली आपके डैड है, हम ना, वो डैड नहीं ब्रदर लग रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मेरे और डैड का रिलेशन ऐसा रहा है कि हम ऐसे दोस्तों के साथ, मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर मेरी लाइफ में कोई था तो दैट वाज माय डैड। हम बाहर घूमने जाते थे तो यूज्ड टू टेल मी कि हम, अगर लोग पूछते ना तो हम ऐसे बोलते थे कि हम बाप बेटे नहीं, हम दोनों भाई हैं, बिजनेस से लेके हर चीज़ में। तो ही केप्ट मी बहुत फ्रीली कि तू, तेरे को जो करना है वो कर। एंड मेरे को शायद लगता है कि उन चीज़ों की वजह से आज मैं बिजनेस को स्टेबली हैंडल कर पा रहा हूँ। वैसे लगता है डैडी जी साथ होते तो कुछ और होता? बहुत कुछ और होता, बहुत कुछ और होता। देखो, 1 से 1 11 तो डेफिनेटली होते नहीं, फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर इस बिजनेस में ना होते तो कहाँ होते? डैडी जी होते, क्योंकि ऑब्वियस है डैडी जी संभाल रहे होते बिजनेस। तो देखो, देन योर्स प्लान वाज टू ट्रैवल द वर्ल्ड। ओके। मैंने बोल रखा था घर पे कि मेरे को आपकी कमाई नहीं चाहिए, ठीक है, मैं अपना खुद का थोड़ा बहुत कमा लूंगा, बट आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने आपको बोला उसे बारटेंडर, तो मेरी जॉब साइन हो गई थी इन अ क्रूज शिप इन यूरोप, ठीक है, वेयर आई हैव टू बी इन अ क्रूज शिप फॉर 6 months एंड देन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, एंड फॉर एवरी कंट्री आई गो तो एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, तो ऐसा कुछ। तो बट थिंग्स चेंज, एंड अब भगवान का वो कायनात का वो देखो कि
बनाया किसने, मेहनत किसकी, एंड मेरे को सब बना बनाया ऐसे टेबल पे सर्व्ड मिल गया। एंड अगर वो मेरे को सर्व्ड मिला उसके बाद भी अगर मैं उसको बर्बाद कर तो लानत है मेरे पे। यार मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभी तक यकीन नहीं हो रहा आप 23 के हैं, क्योंकि बिकॉज जो बातें हैं ना, वो बातें हमने देखो काफी सारे पॉडकास्ट किए हैं, है ना। लोग 40 की एज में, 35 की एज में, 30 की एज में भी ऐसी बातें नहीं कर पाते, मतलब इतनी मैच्योर, ये इतनी क्लैरिटी नहीं होती उन्हें इतनी व्हाट clarity नहीं एग्जैक्टली होती दे आर चीज़ों की। डूइंग। जब छोटी एज में जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। तो भी बिजनेस की थोड़ी बातें करेंगे। लाइक आप इतने अच्छे से बिजनेस संभाल रहे हैं, आपने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो बिजनेस के अंदर जो आपके स्टोर में स्टाफ है उसके साथ आपका कैसा रिलेशन है? और वो बना भी कैसे, मतलब बेसिकली क्या है, क्योंकि वो तो आज से पहले डैडी को जानते थे, आप एक ही दम आए वहाँ पे, तो कैसे कनेक्टिविटी बनी, कैसे? एज डिफरेंस भी काफी रहता है अगर बिल्कुल। देखा जाए। तो मेरे मॉम मेरे बिजनेस के साथ रहते हैं, तो Okay. मतलब एवरी सिंगल डे वो मेरे साथ चलते हैं, बिजनेस में मेरी हेल्प करते हैं। तो वो एक मेजर कनेक्टिंग पॉइंट था। मॉम मेरी स्टाफ मेरी फैमिली है। अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरे को वो स्टाफ ना मिला तो जो आज मेरे पास है शायद मेरा बिजनेस भी आना होता। ओके। वो एक चूलर के काम में एक ईमानदार स्टाफ होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे को एक ऐसा स्टाफ मिला जो मेरी फैमिली की तरह है। ठीक है, एंड द मोस्ट कनेक्टिंग बैरियर इज़ माई मॉम। जब मम्मा होते हैं तो स्टाफ को बच्चों की तरह सबको रखते हैं, तो वो पूरे शोरूम पे एक घर वाला माहौल बना रहता है। तो रेदर देन अ फॉर्मल कि हर क्लाइंट आता है तो उसको रिलैक्स फील होता है, घर जैसा लगता है। एंड दैट्स अ प्लस मेरे लिए। मेरे को ऐसा लगता है मेरे बिजनेस में कि हर कोई, जैसे ज्वेलरी शॉपिंग इज समथिंग जब आप करने आते हो तो आप कनेक्ट करते हो सामने बंदे के साथ। अगर आप ठीक है, अगर आपको लाखों रुपए डालने आए हो आप, ठीक है, तो जब वो घर वाला माहौल बना रहता है ना उस जगह पे, तो चीज़ें बहुत सीमलेसली ऑपरेट करती है। एक ट्रस्ट सा बन जाता है। हाँ, ट्रस्ट बन जाता है। राइट राइट राइट। जैसे अब आप बिजनेस पे वापस तो आ गए, है ना, तो जो इंसिडेंट हुआ लाइफ में, ऑब्वियस है वो दोबारा कभी ना हो, हम भी यही चाहेंगे, बट उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटीज या कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा आपने, या कुछ एक्स्ट्रा किया? हाँ, चीज़ें चेंज काफ़ी करी। गनमेन्स रहते हैं बाहर, पैनिक स्विचेस लगी हुई हैं, ठीक है, कनेक्शंस है पुलिस स्टेशन के साथ की स्विच दबाया है। मतलब सब मार्केट ने, इवन हमने नहीं, पूरी मार्केट ने चीज़ों को चेंज किया। क्योंकि अगर हमारी सेफ्टी सिर्फ नहीं थी वो तो आज हमारे साथ हो गया, बट जो आसपास सब शोरूम वाले हैं उन सब ने चीज़ों को काफ़ी चेंज किया। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे शोरूम्स होते हैं, एक ही सिटी में काफ़ी गोल्ड वाले रहते हैं। इवन आजकल तो ब्रांड्स भी काफ़ी आ गए, वेरी वेल नोन, ब्लू स्टोन, रिलायंस का हो गया ब्रांड, देन तनिष्क हो गया। ये कंपटीशन कैसे मैनेज करते हैं, या कैसे ट्रस्ट बना पाते हैं कि हम इनसे ही गोल्ड लेंगे? इतनी सारी शॉप्स हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं। यार ये तो ट्रस्ट वाला पार्ट ही तो मेन इस बिजनेस में काम है, नो, कि अगर आप मेरे पे रिलाई नहीं कर पा रहे, आप कैसे कुछ इतनी महंगी आइटम ले लोगे? ट्रस्ट इज द मेजर रूट फॉर दिस बिजनेस। ब्रांड्स वाला सिनेरियो इट्स डिफरेंट। आई फील लाइक ब्रांड्स पे लोग जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई अपना ज्वेलर नहीं है। जब आपके पास अपना कोई फैमिली ज्वेलर ना हो तो फिर आपको लगता है कि मैं किसी और अननोन बंदे के पास जाऊंगा कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, तो लोग ब्रांड्स इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट जो फैमिलीज को ज्वेलर का काम ऐसा है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। किसी की परदादी भी हमारे पास आती होगी, फिर दादी आती होगी, फिर वो आंटी आते होंगे, फिर उनके आगे बेटी आती है, तो दीज थिंग कीप पासिंग ऑन। मतलब बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स मेरे हैं कि रह रहे अक्रॉस द वर्ल्ड, पर उनका वो पूरा डिफाइंड है कि ज्वेलरी लेनी है तो सिर्फ अपने फैमिली ज्वेलर से ही लेनी है। जहाँ मर्जी जो मर्जी चीज़ पसंद आ जाएगा, डिज़ाइन की पिक्चर क्लिक करी, मेरे को भेजी कि मेरे को ये सेम चीज़ चाहिए, क्योंकि परचेज करना है तो हमारे साथ ही करना है। वो ट्रस्ट बना हुआ है। बट आजकल एक और चीज़ भी आ गई, जो यंगस्टर्स हैं ना, दे यूज टू फील एंड से कि हमें जो क्वालिटी या फिर डिज़ाइनिंग मिल पा रही है वो ब्रांड से ज़्यादा अच्छी मिलती है रेदर देन अ रेगुलर ज्वेलर शॉप। देखो, इट्स मोर अबाउट कि आप किस चीज़ में जाना चाहते हो, व्हाट आर यू चूजिंग फॉर। ठीक है, कि जैसे अगर आप अपनी ज्वेलरी शॉपिंग करने जा रहे हो तो व्हाट स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिंग यू वांट। अगर मैं बात करूं कि तनिष्क जैसी जगह पे पंजाबी फोक ज्वेलरी नहीं मिलेगी, जो पंजाब का ट्रेडिशनल ज्वेलरी पैटर्न है वो तनिष्क पे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक लोकल ज्वेलर पे ही मिलेगा। बट वो बना के भी नहीं देते? नहीं। अच्छा। हाँ, तो उनका अपना सर्टन पैटर्न सेट है, तो उनको वही मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो द जैसे डिफरेंस। ब्लू स्टोन की मैं वेबसाइट ही देखती हूँ, वहाँ पे लिखा होता है 6000 प्लस डिजाइंस। मतलब एक ही टाइम पे मेरे पास 6000 की लाइब्रेरी है जहाँ से मैं अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर सकती हूँ। बट लोकल के पास तो ऐसा नहीं होता। इफ वी यूज टू गो देयर, प्राइस इज द पॉइंट। एक चीज़, अगर आपको 6000 चीज़ों को देख के अगर आप एक सिलेक्ट भी कर रहे हो, फिर आप 10,000 वाली चीज़ का 20,000 या 25,000 पे कर रहे हो, रेदर देन अगर आप
लोकल ज्वेलर के पास वही डिज़ाइन लेके आ रहे हो, तो अगर वो चीज़ आपको 25,000 में वहाँ मिल रही है तो हम 15,000 में डिज़ाइन करके दे सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो मेजर इतना डिफरेंस. बड़ा मार्जिन रहता है? हाँ, ब्रांड्स में. वो अल्टीमेटली ब्रांड्स इतनी बड़ी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो सब कर रहे हैं, उसका मार्जिन उन्होंने कहाँ से निकाल रहे हैं? कंज्यूमर से निकालना है. द बेस्ट पार्ट इज़ कस्टमर सर्विस, कि उसमें क्या रहता है? आप पिक्चर लेके आओ, ठीक है, वी डिज़ाइन इट फॉर यू, और आप यू कम विद अ ब्लैंक माइंड कि मेरे को नहीं पता, दिस इज़ माई वेडिंग, दिस इज़ माई लहंगा, ठीक है, नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू. देन वी सेट डाउन, वी ड्राफ्ट, ठीक ओके. है, कि दिस विल बी द ज्वेलरी, दिस विल बी द कलर एडिशन, दिस इज़ द पैटर्न मैचिंग टू योर लहंगा. तो वो कस्टमाइजेशन पार्ट, इनिशियल्स ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, ओके. मतलब पर्सनल कनेक्शन हम लोगों के साथ बनाते हैं उस चीज़ का. तो इसके लिए कुछ स्पेशल स्टाफ होता होगा जो डिजाइनिंग करता होगा इन सब चीजों को? मैं हूँ ना. ओके. यू आर डिजाइनर आल्सो. हाँ. ओके, नाइस, ग्रेट. माही देखो, आप इस बिजनेस के अंदर हैं, है ना, और इस बिजनेस की सच्चाइयाँ भी आप ही बता सकते हैं, है ना. वन ऑफ माय क्लाइंट है ना, जिनका मिल्क का काम है, उन्होंने बताया कि दिखने में ये काम सफ़ेद है, अंदर से उतना ही काला है. अगर हम बात करें गोल्ड की, है ना, इसमें भी कुछ ऐसी अडल्ट्रेशंस होती हैं, क्योंकि बिकॉज 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, देयर इज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आज तक ऑडियंस को भी नहीं पता होंगी. मुझे तो पता नहीं है बिल्कुल भी. उसमें ऐसा है कि ये चीज़ तो हर बिजनेस में ही है, ये कि मैं गोल्ड के बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हर बिजनेस में ही है, ठीक है. बट पहले ये चीज़ें बहुत होती थी. पहले अगर मैं Okay. बात करूँ बैक इन टाइम्स, जब चीज़ों का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, कंपटीशन बहुत कम था, तो बोल देना 22 कैरेट, लोग बेच देते थे 20 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है. तो प्योरिटी के साथ बहुत प्ले होता था. गोल्ड के ऊपर एक पत्थरा चढ़ा जाता है, ठीक है, अंदर कुछ और चीज़ होती है, तो ऐसी चीज़ें बहुत होती थी. बट अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है. BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, क्या बहुत रेगुलेशंस आ चुकी हैं ज्वेलरी पे, कि अगर आपको हॉलमार्क है, हॉलमार्क सिर्फ तो ही उस ज्वेलरी पे पास होगा कि जो डिक्लेयर्ड प्योरिटी उसकी है. सपोज करो कि 22 कैरेट का हॉलमार्क लगा हुआ है, 22 कैरेट की प्योरिटी होती है 91.6%. अगर 91.6% उसकी प्योरिटी है तो ही वो हॉलमार्क पास होगा. HOD नंबर आ गया. HOD नंबर इट्स मोर लाइक एक सर्टिफिकेट नंबर आपकी ज्वेलरी पे प्रिंट हो जाता है, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज होता है कि ये आपकी ज्वेलरी का ऑथराइजेशन है, तो उससे प्योरिटी चेक होती है. पहले चीज़ें बहुत होती थी, बट अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं. कंपटीशन इतना ज़्यादा आ चुका है, ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि अब वो पार्ट नहीं रहा. ओके, मतलब वो पहले ज़्यादा था, पहले ज़्यादा, बट करने वाले अभी भी कर रहे हैं. Okay. करने वाले अभी भी कर रहे हैं. इट्स मोर अबाउट कि आप जाते हो तो whom you purchase with, या हाउ एजुकेटेड वी आर. how educated you are. एंड आजकल यूथ बहुत इंस्टाग्राम पे सब कुछ पड़ा है, गूगल करो सब कुछ पड़ा है, तो यूथ इज़ एजुकेटेड अबाउट एवरीथिंग. पहले होता था ना कि आप अपने ज्वेलर के पास जाते हो तो उसने पर्ची बना के दे दी, जब समझ और मैं बैठा है, कोई गाल नहीं, तू देख ला, कोई ना, जो कोई चीज़ हुई मैं बैठा है थे. बट अब वो चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है. राइट. अगर आप मेरे पास लेने आ रहे हो, अगर आपने मेरे से कुछ 1 लाख 2 लाख की चीज़ें ली, यू नीड एवरी सिंगल ब्रेक डाउन कि मेरा गोल्ड कितने का, मेरी मेकिंग चार्जेस क्या है, मेरे GST टैक्सेस क्या है, कल को उसको वापस करने आऊँगा तो चीज़ें कैसे होंगी, मैं डायमंड ले रहा हूँ तो पर कैरेट रेट क्या है. चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है क्योंकि कंज्यूमर बहुत एजुकेटेड हो चुका है अब. मैं ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ थी. हाँ यार, पंजाबी ना साड़ी कोर है. वाओ, नाइस. मुझे लगा कनाडा से आए हैं, ना, इंग्लिश ना, में ना, पॉडकास्ट पंजाबी का चलेगा. यार, जो तो हिंदी मर्जी में यार. हो रहा था, मैं बहुत कंफर्टेबल था. अब पंजाबी एक घर वाली गल होगी. घर वाली गल पंजाबी होगी. तो यार कोई आंद तो और मजा आएगा, है ना. हाँ हाँ. नहीं, जे फॉर एग्जांपल किसी ने ले लिया गोल्ड, किसी ने ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ज्वेलर ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? मतलब ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹॉलमार्क ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਬਟ ਅੱਜਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹॉलमार्क ਵੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ. ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਂਡ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਰਾਈਟ ਜੂਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਟਰਸਟ ਕਰ ਪਾਓ. ਦੈਟਸ ਇਟ. ਤੇ ਰਾਈਟ ਜੁਐਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ ਆਪਾਂ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਨਿਊ ਸਿਟੀ ਗੇਮ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਟਰਸਟ ਵਾਲੀ. ਜੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੋ ਫॉर ਲਈਏ? ਬਿਗ ਨੇਮਸ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਗੋ ਫॉर ਬਿਗ ਨੇਮਸ. ਬਟ ਉਨਕੇ ਚਾਰजेस ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ. हाँ यार, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ गोल्ड ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਚਾਰजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਵੀ कर रहे हो, गोल्ड कंपनसेट एवरीथिंग. सपोज करो आज रेट 80,000 है, 80,000 के ऊपर आपने आज 10% मेकिंग दे दी, आपने 8,000 मेकिंग दे दी, ठीक है. 6 महीने बाद रेट ही 90,000 हो गया. अगर आप किसी चीज़ पे चार्जेस भी दे रहे हो, बट आप आज सेट फ्री हो ना चीज़ों के लेके कि जो मैंने चीज़ परचेज करी है, मैंने सही चीज़ परचेज करी है. गोल्ड पे मेकिंग चार्जेस पे मत सोचो
मैं तो ऑडियंस को भी बोलता हूँ कि लोग आजकल सस्ता गोल्ड, मेकिंग चार्जेस, मेरे को कम मेकिंग चार्जेस चाहिए, मेकिंग चार्जेस पे मत जाओ। गोल्ड रेट ने सब कंपनसेट कर देना है। गो फॉर बेटर डिजाइनिंग, गो फॉर प्योरिटी। आपको जो चीज़ मिल रही है मेकिंग चार्जेस के नाम पे, क्या वो सही चीज़ है भी या नहीं? लो मेकिंग चार्जेस तो दे दोगे, 0% मेकिंग दे तो दोगे, बट क्या वो 0% मेकिंग पे आप ले क्या रहे हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। राइट। वैसे ये मेकिंग चार्जेस डिसाइड कैसे होता है? कई बार लिखा होता है कि दिस इज 5% मेकिंग, 10% जो रेगुलर लोकल ज्वेलर्स देते हैं, बट वही मैं ब्रांड के साथ जा रही हूँ, वो स्टार्ट ही 15% से करते हैं, 25 तक जाता है, इवन 40 भी मैंने खुद देखा डायमंड ज्वेलरी का 40 तक जा रखा है। सो हाउ दे यूज टू डिसाइड कि इसका चार्ज कितना रहेगा मेकिंग चार्जेस? तो इट्स मोर अबाउट द क्राफ्टमैनशिप। ज्वेलरी बिजनेस इट्स ऑल अबाउट डिजाइन्स, क्राफ्ट। आपसे बेटर तो क्राफ्टमैनशिप्स को कौन ही जान सकता है। आप जैसे आप यू आर इनटू डिजाइनिंग है ना, तो जितना ज़्यादा किसी चीज़ पे मेहनत लगती है उतना ज़्यादा उसका चार्ज है। बेसिक चीज़ है कि देखो किसी चीज़ को बनाने के लिए 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, तो उसके मेकिंग चार्जेस लो है। बट अगर एक सेट को डिज़ाइन करने के लिए 15-15, 20-20 दिन, 15-15 कारीगर बैठ के उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग भी ज़्यादा आ रही है, तो मेकिंग चार्जेस भी ज़्यादा। सारा काम ये मैनुअल होता है क्या, या मशीनरी भी यूज होती मशीनरी है? भी आजकल मशीनरी आ चुकी है, 3D डिजाइनिंग हो रखी है। अगर आपको इनिशियल्स करने हैं, अगर मैंने आपको रिंग दिखाऊं, ये सब दिखाऊं, तो ये जो मैंने रिंग्स डाल रखी है सब मशीन डिजाइंड है, इट्स नॉट हैंडमेड। अगर मैं आपको ये ब्रेसलेट दिखाऊं अपना, सब मशीन डिजाइंड है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो रखी है, 3D डिजाइनिंग्स बनते हैं। आप अपनी ज्वेलरी को प्रिपेयर होने से पहले उसका 3D फिगर देख सकते हो कि वो बन के कैसे आएगी। थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड। तो इनके मेकिंग चार्जेस फिर और ज़्यादा होते होंगे, बिकॉज दे आर मेकिंग चार्जेस में एक्चुअली मेकिंग चार्जेस क्यों होता है? जब ये बनने के पूरा प्रोसेस होता है ना, गोल्ड बनता है, तो उसमें गोल्ड का लॉस बहुत होता है। अगर सपोज करो मैं 20 ग्राम गोल्ड मैंने दे दिया कि अब इसको बनाओ, और वो एंड प्रोडक्ट जब बन के आएगा तो 13-14 ग्राम का रह जाएगा, ठीक है? तो उसमें 7-8 से ग्राम कहाँ वो जाता है? 7-8 ग्राम में से 6-7 ग्राम तो रिकवर हो जाता है, कुछ आधा ग्राम, कुछ परसेंटेज जो लगती है वो इन द प्रोसेस वो उड़ जाती है। अगर मैं बात करूँ ना Okay. कि अगर एक 100 ग्राम का बिस्किट है, उसको मैं ऐसे काटता हूँ, उसको 2 पार्ट्स में काटा, अगर उसको दोबारा फिर वेट करूंगा ना, तो 2-3 मिली तो उसमें वैसे ही उड़ जाता है। वैसे ऐसे कैसे कैसे हो जाएगा? मतलब हमने सिर्फ कट किया उसको, मतलब जिसके साथ भी दिस इज मेटल, वो भुर जाता है, 1-2 मिली उसमें भुर जाता है। वो बोलते हैं ना, हमारे सिनेरियो में क्या होता है, जब पुराने टाइम में होते थे जो झाड़ू मारते थे ना, वो कभी बाहर को नहीं मारते थे। जो पुराने सुनहरे होते थे ना, वो झाड़ू अंदर को मार के अपना सारा कूड़ा एक साइड पे इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है? एंड देन पूरे साल के एंड में से उसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं। वही पार्ट जब उसको ऐसे करते हैं तो बहुत सारा गोल्ड इन द प्रोसेस लॉस हो जाता है, डस्ट बन जाती है, वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इन चीज़ों में जब पॉलिश करते हो आप चीज़ों को, तो वो डस्ट बन जाती है, डस्ट बन के उसको हाथ में आप रिकवर कर ही नहीं सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मतलब ना झाड़ू अंदर की तरफ मारते हैं। अभी ना हॉलमार्क वो की बात इसलिए बोलते हैं ना कि सिनेरियो की तो मिट्टी में भी सोना होता है, तो वो part आ गया। अब थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। माही, एक चीज माइंड में आ रही है। आपने जैसे बोला कि हॉलमार्क देख के लो, मैंने तो ये बाय कर लिया है, अब मुझे तो इस पे दिख नहीं रहा है सच हॉलमार्क का कुछ भी। हाउ आई कैन जज इट्स ओरिजिनल या कितना है कितना नहीं आपको है? हॉलमार्क इसमें नहीं दिख रहा? आप मेरे को दिखा सकते हैं एक हाँ बार? श्योर। दो मेरे को लग रहा है नकली है। अरे नहीं भाई, 2 है मेरे पास। जोरी के हाथ में जाने दो। इस पे तो कुछ लिखा हुआ है, ये डायमंड का है। देखो इस पे तो फिर आपकी गलती है ना, जिस यहाँ से आपने बाय किया मुझे लग रहा है है, तो अभी- आप एजुकेटेड नहीं हो इस पे, तो फिर वो दैट्स द पॉइंट। गिफ्टेड। हाँ, तो जिसने भी बाय किया है, ठीक है, तो अब इसको चेक करने के पैरामीटर्स बहुत आ चुके हैं। अगर आप हमारे शोरूम पे विजिट करते हो, आप ऐसी ज्वेलरी लेके आते हो जो हॉलमार्क स्टैंडर्डाइजेशन है, हमारे पास गोल्ड टेस्टिंग मशीन्स हैं, ओके तो उस पर रख के हम गोल्ड टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें कितनी प्योरिटी है। ओके। हाँ, बट वेन एवर यू बाय यू गो फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, कि हॉलमार्क इज द मस्ट, कि उसके बिना ज्वेलरी बाय मत करो। आज के टाइम पे गोल्ड महंगा इतना हो चुका है, आप रिस्क नहीं ले सकते इन चीज़ों पे। राइट। महंगे वाली बात से मेरे को याद आया, माई बताओगे यार कि थोड़ा बहुत लेके रख लें, आगे कितना जाने वाला है? गोल्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा? अप द रॉकेट स्काई, गोल्ड बढ़ेगा, बाय कर लो। ओके। बाय गोल्ड, जब पैसे हैं गोल्ड बाय करो, दैट्स इट। गोल्ड कभी कम हुआ है क्या? कब टाइम बात करो, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कुछ 100 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये ऐसे रेट चल रहा था, ठीक है? लास्ट 3 सालों में डबल हो गया। लास्ट ईयर में गोल्ड हैव गिवन 43% अप्रिसिएशन। लास्ट ईयर 2023 में वो ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 70,000, आप 1 लाख टच करो। 43% अप्रिसिएशन कोई नहीं देता, ना कोई FD, ना कोई स्टॉक्स, ना कोई म्यूचुअल फंड्स, कोई चीज़ नहीं देती। गोल्ड सेफर चीज़ है, इंस्टेंट कैश सबसे बेस्ट चीज़। अगर आप आज सपोज करो प्रॉपर्टी ले लिया आपने,
ठीक है, प्रॉपर्टी आपने लगा भी दी उसमें पैसे, अगर आज आपको इंस्टेंट कैश की जरूरत है, प्रॉपर्टी बाहर बेचने जाओ तो वो ऐसे नहीं बिकती, सर्टेन सेट ऑफ गोल्ड, तो इंस्टेंट कैश है, मेरे पास कैश करवा लो, अगर आपको कहीं चंडीगढ़ जा रहे हो तो चंडीगढ़ जाके कैश करवा लो, आप बेंगलोर जा रहे हो तो बेंगलोर जाके उसको कैश करवा लो, तो गोल्ड इज लिक्विड कैश, बाय गोल्ड। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि मतलब प्रॉपर्टी आप सेम डे पे कैश नहीं कर सकते, बट कंपैरेटिवली गोल्ड को आप एंड वैसे भी अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, अगर आप सपोज करो अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो अगर 40-50 लाख की कोई चीज़ देख रहे हो तो आपको अपफ्रंट 40-50 लाख ही आपको देख के बाय करना पड़ेगा। गोल्ड में ये चीज़ नहीं है। गोल्ड में अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 का गोल्ड ले लो, आज आपके पास लाख रुपए आ गया, लाख रुपए का गोल्ड ले लो, अगर आपके पास 50,000 है तो 50 का ले लो, तो आप उसको एवरेज बाइंग कर सकते हो चीज़ों में। तो गोल्ड का यही बेस्ट पार्ट है। और वैसे अगर बात करें एक फैमिली या एक पर्सन कितना गोल्ड कैरी कर सकता है अपने पास? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, कितना इन्वेस्ट करके मैं अपने पास? आपको 10 किलो चाहिए, 100 किलो रखना आप रखो, बट विद प्रूफ रखो। 500 ग्राम्स फॉर मैरिड वुमेन, 250 ग्राम्स फॉर अनमैरिड वुमेन एंड 100 ग्राम्स फॉर मेन, जो आपको इनकम टैक्स वाले पूछेंगे नहीं, मतलब विच अगर उसके पास आपके बिल्स नहीं है तो दैट्स फाइन, यू कैन कीप इट, बट अबव दैट आपके पास हर चीज़ का बिल होना चाहिए। आपके पास बिल है आपके परचेज के, तो आप जितना मर्जी गोल्ड रख सकते हो, देयर इज नो लिमिट टू इट। ओके, मुझे लग रहा है इसका लो बन चुका है कि इतना ही गोल्ड रख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना मर्जी गोल्ड स्टोर करो, बट आपके पास प्रॉपर बिल्स होने चाहिए कि आपने परचेज किया हुआ है। अनअकाउंटेड विदाउट बिल सिर्फ 500 ग्राम, जैसे आपने बोला फॉर मैरिड एंड 250 फॉर अनमैरिड एंड 100 ग्राम्स फॉर ओके मेन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इसको जैसे विदाउट बिल है अगर, तो उसको जैसे ले तो लिया, लेना तो शायद इजी है ना, उसको बेचना भी इजी है विदाउट बिल हाँ बहुत टफ है। बहुत टफ है। देखो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई रिंग है ना गोल्ड की, अगर मेरे पास इसका बिल नहीं है, मैं आपको बेचने आता हूँ, तो आप लोगे या नहीं लोगे? नहीं लूंगा। अगर अगर मैं उसमें आपको हॉलमार्क भी लगा हुआ है, अगर मैं आपको नहीं जानता तो मैं नहीं लूंगा। मेरे को क्या पता आप कहाँ से उठा के लाओगे, क्या पता आप चोरी करके लाओ किसी कहीं से। नहीं, बट उसमें आपको क्या फर्क पड़ा? आपने तो मेल्ट ही करना है एट द एंड। नहीं, तो कल को चोरी का गोल्ड होगा तो हम नहीं बाय करेंगे ना उसको, तो वो पुलिस स्टेशन वो सब रेगुलेशंस हमारे पे बहुत इंपोज होती है कि अगर आपको किसी से बाय करना है, आपको प्रॉपर उसकी आइडेंटिटी, उसके आईडी प्रूफ्स आपको सब लेना पड़ेगा, एंड पेमेंट इन फॉर्म ऑफ चेक होएगी, तो सब ऐसे पूरा सिस्टम में चीज़ जाती है। एंड वो भी मैं सिर्फ तो लूँगा कि सिर्फ आपको मैं जानता हूँ। तो अगर मैं आपको जानता ही नहीं हूँ तो मैं आपसे गोल्ड क्यों बाय करूँगा? क्योंकि क्या पता चोरी का गोल्ड हो, कहाँ से उठाया कहाँ नहीं गया, तो ये चीज़ें बहुत हो जाए। बट अगर आपके पास बिल है तो ये सेट फ्री। फॉर एग्जाम्पल एक और भी चीज़ मेरे माइंड में आ गई। अब मैंने आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गोल्ड के अंदर, वो साल बाद मेरे 20 लाख हो जाते हैं, जो मेरे को वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उस पर मुझे कुछ पे करना पड़ेगा अगर मैं उस गोल्ड को वापस सेल आउट कर रहा हूँ? देखो टैक्सेशन सिस्टम तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ओके, टैक्स तो आपको पे करना ही वो पड़ेगा। अंडर टैक्स ही आएगा वो हाँ, चीज़ वो भी? तो अंडर टैक्स ही आएगी। आपकी इन्वेस्टमेंट है वो तो अंडर टैक्स ही आएगी। ओके, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। एक आपकी प्रोफाइल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग रील देखी मैंने, आपने लिखा 0% मेकिंग चार्जेस, जबकि हम तो सुनते आ रहे हैं कि सुनयारे साफ साफ बोलते हैं कि हम इसमें क्या कमा रहे हैं, हम तो सिर्फ एक मेकिंग चार्जेस ही अपना जोड़ पा रहे हैं, और आप 0% दे रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं, उसमें आपने शायद पूरी वीडियो अच्छे से सुनी नहीं होगी। आप मेरे प्रोफाइल पे वापस जाएंगे हाँ, तो बताइए। पूरी वीडियो पे इसमें मैंने ये बोला था कि हमारी सारी की सारी कलेक्शन 0% मेकिंग पे नहीं है। इट्स लाइक कि सपोज करो अगर मेरे पास आज स्टॉक में 20 बैंगल्स या 30 बैंगल्स हैं, उसमें से 2 बैंगल्स ऐसी हैं जो बहुत आउटडेटेड हो रखी हैं। अब मेरे को उसको टाइम है कि अब मेरे को उसको मेल्ट करना है, मेरे को तो मेल्ट करना है, मेरे को स्टॉक अपडेट करना है, ठीक है, तो मेरे को उसको कैश करना है, तो मेरे को उसको तो मेल्ट करना ही है। तो हमने क्या कर रखा है एटेशिया ज्वेलर्स, हमने एक व्हाट्सएप लिस्ट बना रखी है, ठीक है। अगर कोई ऐसी ज्वेलरी आती है जो हमें अपडेट करनी होती है, ठीक है, तो हम उसकी पिक्चर क्लिक करते हैं, हम उसको 0% मेकिंग पे कस्टमर को दे देते हैं। हमें तो उसको अल्टीमेटली मेल्ट करना ही करना है, ठीक है। तो अगर वो किसी के यूज़ में आ रही है, तो अगर वो सामने बंदा हमारा कस्टमर मेकिंग सेव कर रहा है तो वाई नॉट। बट अगर आपको कोई ज्वेलर ऐसा बोल रहा है कि हमारी सारी की सारी ज्वेलरी 0% मेकिंग पे है, तो यार आप खुद ही अब समझदार हो चीज़ों को लेके। भाई एक और चीज़ है जो 0% वाली है, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए तो बंदे के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। हाँ, वो मुझे उस ग्रुप में ऐड कर लो। हाँ, मैं पक्का मुझे उस ग्रुप में ऐड कर लो। हमें हाँ, हमें उस ग्रुप में ऐड कर लो। जो 0% वाली है वो हमारे पास भी भेज दिया इवन कल ही मैंने एक इयरिंग बाय किए थे डायमंड के। जब मैंने ये रील देखी ना, मैंने पूरी देखी नहीं, मैंने कहा भाई मैंने तो लॉस कर लिया है। तो अभी आप ज्वेलरी बिजनेस में कम्प्लीटली एंटर हो चुके हैं और बहुत दिल से प्यार भी करते हो, जो मैं फील कर पा रही हूँ। आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है ज्वेलरी बिजनेस की? इमोशंस, कनेक्शंस, मेमोरीज। ब्राइड जब हमारे पास विजिट करती है, एक ब्राइड का वो दैट्स द मोस्ट स्पेशल डे उसकी लाइफ का। राइट।
उसकी वो स्पेशल डे का बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट डे ना, कि जब हम उसका पार्ट बनते हैं, दैट्स अमेजिंग। इमोशंस, कनेक्शंस, जब जब एनिवर्सरी होती है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए रिंग लेने चाहता है, तो वो कनेक्शन जो हम मतलब वो स्टोरी का जब हम पार्ट बनते हैं ना, दैट्स द मोस्ट लविंग थिंग। तो जब उसको डालने के बाद जो वो खुशियाँ, जब वो आके हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो दैट थिंग इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट फॉर मी अबाउट बीइंग इन द बिजनेस। कि मैं लोगों के साथ, चलो पैसा हर कोई कमाता है, मेरे को भी कमाना उसमें करना, बिल्कुल। बट बीइंग द पार्ट ऑफ द जर्नी सामने बंदे के साथ, दैट्स व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज। कोई ऐसी जर्नी का कोई मेमोरेबल मोमेंट हो आपका? थोड़े टाइम पहले की बात है, तो एक आंटी हैं, वो हमारे बहुत ही पुराने कस्टमर हैं, ठीक है। तो वो एक सेट लेके आए जो उनकी परदादी का था, तो दैट वाज लाइक 100 years बैक, ठीक है। Okay. तो वो सेट को लेके आए, शी इज लाइक मेरे को उसको बेचना नहीं है, बट अब मैं इसको पहन भी नहीं सकती क्योंकि इट्स वॉर्न आउट एंड एवरीथिंग, सो यू डू समथिंग फॉर इट। पूरे के पूरे को रीडिज़ाइन किया, वी रीडिज़ाइंड द होल सेट, ठीक है, एंड देन बॉट इट इनटू लाइफ, एंड शी वाज सो हैप्पी अबाउट इट, सो हैप्पी अबाउट इट कि उनकी लेगेसी जो इतने सालों से कैरी हो रही है, वो लेगेसी में वापस जान डाल दी हमने, ठीक है। ऐसा क्या किया मतलब उसके अंदर? हमने कस्टमाइजेशन करके, सो बेस वाज दैट, सो हमने वी एडेड थिंग्स ऑन इट एंड देन वी चेंज्ड द होल लुक फॉर इट, ठीक है। तो वो सेट रिमेन्ड उधर ही, एडिशंस करके, ठीक है, देन वी कम्प्लीटली चेंज द लुक फॉर इट। एंड जो वो मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे चीज़ों को देख के, कि मतलब शी कुड रिलेट अबाउट हर फैमिली बैकग्राउंड एवरीथिंग। शी वाज लाइक कि अब मेरी बहू आएगी, मैं उसको पास ऑन ये करूँगी। वाह। ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो जनरेशंस एंड जनरेशन से पास ऑन होती रहती है। अब आपकी बातों से पता लग रहा है कि मतलब एक ज्वेलरी एक फैमिली के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसने 10-15 साल से उसको संभाल के रखा हुआ है। 100 साल से 100 साल से वो फैमिली टू फैमिली पास ऑन होती जा रही है चीजें। एंड ये मैंने खुद देखा है, लाइक माय मदर हैज कमाल केप्ट, जो दादी जी का पहले मटर माला बोलते थे, मटर माला विद रानी समथिंग, कुछ रानी, हमें तो याद भी नहीं है, खैर वो उन्होंने अभी तक जोड़ के रखा हुआ है। एंड दे से कि इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रहेगा, पास होगा, पास होगा, तो वो लेगेसी बन जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ज्वेलरी इज वन ऑफ देम। गोल्ड्स के अंदर आजकल काफी ज्यादा टाइप्स भी आ गए हैं, लाइक वाइट गोल्ड, येलो गोल्ड, आई थिंक रोज गोल्ड। सच में ऐसा मतलब होता है या क्योंकि बिकॉज हमें तो आज तक पता है येलो गोल्ड ही होता है। हाँ, नहीं, गोल्ड के दिस थ्री, एक्चुअली दिस मेजर 3 टाइप्स, रोज गोल्ड, येलो गोल्ड एंड वाइट गोल्ड। दिस नो डिफरेंस इन इट। अगर आप बात करें डिफरेंस की, डिफरेंस कहाँ आता है? प्योरिटी में, कि उसमें कितने परसेंट प्योरिटी। सपोज करो अगर 22 कैरेट है तो उसमें 91.6% प्योर गोल्ड है, एंड बाकी रेस्ट जो परसेंटेज रहेगी, ठीक है, तो वो दैट्स अलॉयस। सेम गोज फॉर 18 कैरेट, अगर उसमें 75% प्योर गोल्ड है तो बाकी 25% और अलॉयस है, ठीक है। अब सपोज करो अगर आप 18 कैरेट को अज्यूम कर लो, ठीक है, तो 75% तो उसमें गोल्ड है ही है। जब उसमें जो बाकी 25% अलॉयज ऐसे मिक्स किए जाते हैं जो उसको येलो गोल्ड की लुक दे। अगर उसको रोज गोल्ड बनाना है तो जो बाकी 25% जो मेटल रह जाता है उसमें अलॉयज ऐसे मिक्स किए जाते हैं, उसकी रोज गोल्ड की लुक है। जैसे मैंने डाल रखा है वाइट गोल्ड, ठीक है, Okay. तो उसमें ये ऐसे गोल्ड है? ये गोल्ड है, ये गोल्ड है। Okay. चांदी मत बोलना यार। तभी पता लगाना जरूरी है ना, नहीं तो बंदा सामने से बोल दे चांदी है ना, अब पता लग गया, अब तो नहीं बोलूंगा मैं, किसी का चांदी का होगा उसको भी गोल्ड का ही बोलूंगा। मतलब एक कॉमन बंदा जो समझ सुनता है वो यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप सिलेक्ट कर लो, कलर ही तो चढ़ाना है, हम कलर चढ़ा के दे देंगे गोल्ड वाला, ऐसा भी बोलते हैं। नहीं, देखो वो उसको एक एक्स्ट्रा कोट कर देते हैं, बट Okay. हम ऐसे नहीं करते क्योंकि वो कोट थोड़े टाइम बाद उतर जाती है। अगर सपोज करो आप मेरे स्टोर पे आते हो, आपको एक रिंग पसंद आई जो रोज गोल्ड में है, बट आप उसको येलो गोल्ड में चाहिए, तो वो पूरी कंप्लीट रीमेक होएगी। सो द होल प्रोसेस विल बी फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। उसको मेटल को येलो गोल्ड के बेस में रख के पूरी का पूरा दोबारा डिजाइन होगा, उस पर कोट वाला काम नहीं करते, क्योंकि कोट तो अल्टीमेटली वो अगर उस पर कर दिया तो उतर जाएगा वो। ऐसा आजकल की जनरेशन या आजकल के लोग कौन सा गोल्ड ज़्यादा पसंद करते हैं? येलो गोल्ड बहुत कम हो गए हैं। गोल्ड में एंटीक, आजकल एंटीक गोल्ड का बहुत ट्रेंड है। वैसे लोग रोज गोल्ड डायमंड ज्वेलरी में काफ़ी प्रेफर करते हैं। हाँ, प्लैटिनम का बहुत ट्रेंड आ रहा है वापस, मेंस ज्वेलरी में खास करके प्लैटिनम का ट्रेंड इट्स बैक। मुझे ऐसा लगता है येलो ना हो तो गोल्ड ही नहीं है। वो भी पुरानी सोच वाले हैं। जेंजी वाले कुछ और सोचते हैं चीज़ों में लेके। अच्छा, नहीं जेंजी की बात करें, उनका क्या इंक्लिनेशन है चीज़ों को लेके? जेंजी गोल्ड को अब इन्वेस्टमेंट तौर पे बहुत कम देखती है, एंड ऑल्सो मोर ऑफ अ लग्जरी आइटम देखना शुरू कर दिया है। वो ठीक है या गलत है? उन्होंने देखो 2 चीज़ें हैं। अब आजकल जेंजी स्टर्लिंग सिल्वर का बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सिल्वर में ऐसे डिज़ाइंस चल रहे हैं जो उनको ड्रिपी लगते हैं, कूल लगते हैं, ठीक है, बट दैट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट
गोल्ड का जो एक्चुअल बेस है दैट इज इन्वेस्टमेंट. आप सपोज करो ना, अगर आप आज एक ज्वेलरी लेने जा रहे हो, आपने एक सेट ही लिया, आपने उस पर 10 लाख लगाया, तो आप पागल थोड़ी हो कि आपने 10 लाख सिर्फ एक चीज़ जानने के लिए लगाया. तो आपने उस पर इसलिए लगाया वो 10 लाख कि कल को मेरा 10 से 20 होएगा, कि मैंने उसको डाला भी, मैंने उसको वेयर भी किया, उसको इन्वेस्ट भी किया, बट वो थोड़े टाइम बाद मेरी अप्रिसिएशन हो रही है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, तो आप गोल्ड लेते हैं. बट जेंजी आजकल इट्स मोर लाइक कि उन चीज़ों पे ज़्यादा स्पेंड करना शुरू करते हैं, जैसे डायमंड्स हो गए. Diamond, it's a harsh reality about thing. Diamonds, they're not an investment. It's a luxury. तो वो अप्रिशिएट नहीं होता. वो appreciate मतलब होता है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ जो गोल्ड होता है. आपको डायमंड्स की वैल्यूज वैसे नहीं मिलेंगी जैसे गोल्ड देती है. डायमंड तो सिर्फ एक लग्जरी है. जैसे आप पहले बात करते हैं डायमंड्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई एक्चुअली. जब बैक इन द टाइम, जैसे आजकल तो हमारा वो हो गया ना कि सिंबल स्टेटस है, तो हर्मस बैग्स हो गए, रोलेक्स वॉचेस हो गई, ठीक है, गुची बैग्स हो गए. बैक इन द टाइम्स डायमंड्स वो चीज़ें होते थे. राजे महारानियों के टाइम पे बड़े बड़े डायमंड्स वो चीज़ें होते थे. सो डायमंड इट्स मोर लाइक अ लग्जरी, बट गोल्ड इट्स एन इन्वेस्टमेंट. जैसे जेंजीज तो आजकल बिल्कुल लाइक भी नहीं करते गोल्ड वगैरह डालना, या फिर इनको भी देखो, इन्होंने कुछ भी नहीं डाला हुआ. अगर आजकल की जो जनरेशन है, दे डोंट यूज टू, मुझे लगता भी नहीं. ठीक है मुकेश, बट मैं कंसीडर कर रही हूँ कि आपने कुछ डाला नहीं, और मुझे लगता है डालोगे भी नहीं. रिंग्स एंड मैं बता तो मेरा कारण है कि ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई छीन छान के ले गया, तो आप क्योंकि आप इस बिजनेस में हो, इजीली आप ये चीज बोल पा रहे हो कि डाल लो. आजकल का टाइम वैसे शायद ऐसा नहीं बचा है, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वीडियोस जो मतलब आए दिन वायरल हो रही होती है. कभी किसी के स्कूटर पे कोई छीन के ले गया. उसको सिक्योर करते हैं. अगर आप मेरे से आज परचेज करने आते हो, ठीक है, आप मेरे से ज्वेलरी परचेज करते हो, तो मैं आपको 1 ईयर फ्री गोल्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता हूँ. एवरी कंज्यूमर जो मेरे पास आते हैं, तो वी गिव फ्री गोल्ड इंश्योरेंस. इट्स मोर लाइक कि आपकी बाइक की इंश्योरेंस, आपकी कार की इंश्योरेंस. नहीं, मैंने आपसे चैन ली फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरा भी प्लान बन भी रहा है, आपसे लेने वाला हूँ क्योंकि इंश्योरेंस बीच में आ गया. मैंने आपसे चैन ली, ठीक है, वो आप फ्री इंश्योर्ड करके दोगे मेरे को. हाँ, 1 साल के लिए मैंने आपको इंश्योरेंस दे दी उसकी. अगर 1 साल में कोई उतार के ले जाता है, ठीक है, तो आप जैसे सेम अगर आप कोई गाड़ी लेके जाते हैं, आप FIR रजिस्टर करो, मेरे पास लेके आओ, देन विल गेट द क्लेम डन. यार ऐसे तो मैं फॉर एग्जांपल लोग रख लेंगे सर इधर-उधर, इंडिया में तो ये सब ट्रैक है. नहीं, यू हैव टू डिपॉजिट, मतलब आपको FIR होनी चाहिए. सेम आपकी गाड़ी के लिए, आप सपोज करो ना आपने गाड़ी ली. मेरी बात तो समझो माई जी. हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने चैन डाली और मैंने ही एक प्लान बना लिया है ना, मैं एक डिफॉल्टर हूँ अभी के लिए, हूँ नहीं वैसे, ठीक है, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग. तो मैंने एक फ्रेंड को बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये तो फ्री इंश्योर्ड करके दे रहे हैं और दूसरी चैन भी मिल जाएगी, एक चैन बाय करते हैं इनसे जाके. मतलब ये 100 के 200 रुपये बनाने वाला काम हो गया. एक चैन ली मैंने आपसे ₹1,00,000 की, और मैंने दोस्त को बोला कि ब्रो इसे ऐसे गायब कर दे, बिल्कुल ही दिखे ना कहीं पे भी, पता भी ना लगे. और मैंने जाके फिर पुलिस में FIR लॉन्च करा दी भी, मेरे साथ ऐसा हुआ, रो धो के दिखा दिया, इधर उधर मेरे को लगी भी हुई है ना, ले गया मम्मी डैडी को और करा दी. फिर उसके बाद मैं FIR लेके आपके पास आ गया और आपने ट्रस्ट करके मेरे पे दे भी दी. वो ऐसे नहीं होता. जब वो ज्वेलरी इंश्योरेंस कंपनीज होती है, हमारे सज्जन का टाई अप होता है, तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चीज़ों की होती है. अगर ऐसी चीज़ें चलने लगी तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, तो FIR ही लॉन्च हो गया आपकी एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट. आपकी FIR का बेस क्या होएगा ना, आपको FIR का बेस क्या, आपका सॉलिड प्रूफ क्या चीज़ों को लेके. FIR हुई है तो FIR का बेस भी तो कुछ होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाला भी मिला हुआ है. हाँ, तो वो फिर एट द एंड ज्वेलरी इंश्योरेंस वाली कंपनी देखती है हमारी. अच्छा, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो अपने एंड से. ओके, तो वो अपने एंड से करेंगे. मतलब क्लेम तब आप जब तक इंश्योरेंस कंपनी आपको अप्रूवल नहीं दे देती तब तक आप नया गोल्ड नहीं इशू करोगे. एग्जैक्टली. इवन हमने सुना नहीं था पहले कनाडा में ऐसा होता था कि आईफोन अगर आपका खो गया है, आप क्लेम करो आके, आपको दोबारा न्यू मिल जाएगा. वो क्या करते थे कनाडा वाले, इंडिया भेज देते थे एक आईफोन और दूसरा न्यू ले लेते थे. ये खुद केसेस हमने देखे हैं. तो ऐसा हो सकता है गोल्ड में भी इजीली, और करते हैं ऐसे लोग आपके पास आते हैं. नहीं, अभी तक तो फॉर नाउ तो कोई ऐसा केस नहीं है. फॉर नाउ अभी तक कोई केस नहीं है ऐसा. बट अगर कुछ ऐसा होता भी है तो जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं, कोई ऐसा गलत नहीं आया, बट कोई ठीक आया, रियल वाला भी आया. नहीं, रियल वाला भी नहीं आया अभी तक. मुझे लगता है लोगों को पता भी नहीं होगा. वो अभी बस वो मेरे पास नहीं आएगा. अगर वो आएगा वो सीधा ज्वेलरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा. ओके, तो वो दैट्स देयर मैटर. ठीक है, मतलब आई एम इन देयर. मैंने आपको सपोज करो बजाज अलायंस की हमने इंश्योरेंस ली, ठीक है, मैं आपका ब्रोकर हूँ, मैंने आपको इंश्योरेंस करवा के दे दी. अगर आप कॉल करो, आप सीधा बजाज अलायंस को कॉल करो, मेरा ये चीज़ हो गया, तो दैट्स द सेम थिंग, सेम सिनेरियो. तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी. राइट. ओके, मतलब वो आप नहीं दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है. ठीक है जी, राइट. इंटरेस्टिंग. माही गोल्ड की काफ़ी सारी डिस्कशन हो गई है ना, और
इस डिस्कशन के बीच में एक नाम जो अभी तक नहीं लिया हम लोगों ने, जिसका आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे ना सब कुछ बिकना स्टार्ट हो गया। सब कुछ मीन्स इवन गोल्ड भी। आप तो स्टार्ट कर ही चुके हैं, इससे पहले भी हमने देखा। एक काफ़ी फेमस नाम है कार्तिक गिरी, जो ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं। मतलब वो इमेजिन करना भी मुश्किल है कि ज्वेलरीज भी ऑनलाइन सेल हो रही है। मतलब आए दिन उनकी कोई ना कोई रील दिख रही होती है, स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और विद मेकिंग चार्जेस 3 to 5%, हाउ इज दैट पॉसिबल? कार्तिक भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरी नाम कभी मिले नहीं है, बट हमारी बात हुई एक दो बार ओवर द कॉल। अच्छा। वेरी गुड पर्सन, जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब वो रियल है सारा कुछ जो वो बोलते हैं? हाँ 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 हाँ, एवरीथिंग रियल, एवरीथिंग रियल। मेरी उनसे बात हुई है, तो उनकी ही प्लेज अ वॉल्यूम गेम, ठीक है। जहाँ तुम्हें 10 रुपये एक चीज़ से कमाने हैं, ठीक है, वो 10 चीज़ों से 10 रुपये कमाएगा। तो उसकी वॉल्यूम की गेम है। ओके। हाँ, तो मतलब गोल्ड वगैरह में, प्योरिटी वगैरह में 100% एवरीथिंग परफेक्ट राइट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वो वॉल्यूम गेम है उनके यहाँ। Volume- तो ऐसा होता है ना कि अगर आप गोल्ड लेने जा रहे हो, हाँ। तो आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको पहले स्लिप लेके जाना पड़ेगा, आपको वेट करनी पड़ेगी, फिर आपकी बारी आएगी, फिर आपको अंदर बुलाया जाएगा, फिर आप गोल्ड शॉपिंग करोगे। क्या? तो ऐसा मतलब System उनका है, वो हाँ। सिस्टम है उनको उन चीज़ों का। और ऐसे सिस्टम के अंदर भी वो जो इतना मतलब प्रीमियम कस्टमर है या हाई पेइंग कस्टमर है, जो इतना, क्योंकि बिकॉज गोल्ड इज नॉट अ स्मॉल थिंग है ना। मतलब 10-15-20 रुपए वाली चीज़ है, ये 1 लाख रुपए की चीज़ है। और आई थिंक मतलब जिसके पास 1 लाख रुपए, वो थोड़ा इगोस्टिक तो हो ही सकता है ना। तो वो लाइन में लग के लेता है ऐसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोल्ड ना इंडियन फैमिलीज में क्या है कि अभी आप देखो, लास्ट अक्षय तृतीया निकली है, तो हाँ। अक्षय तृतीया पे 12,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है सिर्फ इंडिया में गोल्ड का। ठीक है, तो आप इमेजिन करो इस हाई रेट पे भी गोल्ड इतनी लेवल पे बाय हो रहा है। गोल्ड छोटी फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, बहुत सुपर रिच फैमिली हो, ठीक है, गोल्ड हर किसी ने करना है। कार्तिक भाई का क्या है, उनका जो मेन बिजनेस मॉडल है ना, इट्स मोर लाइक प्रोवाइडिंग गोल्ड एट अ चीपर रेट, चीपर मेकिंग चार्जेस फॉर समबडी हु कांट अफोर्ड, जो अफोर्ड नहीं कर पाता, जिसके लिए गोल्ड आज बढ़ते रेट के कारण जिनको गोल्ड अफोर्ड करना बहुत टफ है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एंड इज डूइंग अमेजिंग, मतलब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब काफ़ी बात होती रहती है, कभी ना कभी मैं इवन कभी मेरे को कुछ होता है, हेल्प की जरूरत है, मैं कॉल भी कर लेता हूँ। वेरी गुड अवर पर्सन, इवन उनकी रील्स देख के भी काफी मजा आता है। वेरी फन नाइस बंदा है एंगेजिंग। हाँ, उनका बहुत। स्टाइल भी है क्लासेस एक। फन बंदा है, बहुत फन हाँ। बंदा है, फन बंदा है। नाइस। मतलब देखो, पता है क्या चक्कर है, जनरली जैसे अब आप पर्सनली जानते हो तो पता लग रहा है कि हाँ वो भी चीज़ें ऑथेंटिक है। अदरवाइज जनरली ऐसा लगता है कि यार इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। बहुत बहुत ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने अपने बिजनेस का गोल बहुत ट्रांसपेरेंट रखा, उनका भी सेम है कि ट्रांसपेरेंसी इज द मेन चीज़। वो आप सब कुछ आपके सामने चीज़ों करते हो, अपनी रील्स पे भी काफ़ी दिखाते रहते हैं चीज़ों को। मतलब ही इज डूइंग रियली ग्रेट, वट एवर इज डूइंग, इट्स डूइंग गुड, अमेजिंग। या बाकी मैं यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जैसे इंस्टाग्राम इज अगेन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक बिजनेस के लिए। मेरे को तो आजकल ऐसा लगता है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे चल रहे हो तो आपका बिजनेस तो ही सर्वाइव कर रहा है। मतलब इंस्टाग्राम आजकल लोकल वो बिलबोर्ड्स ये सब वो ख़त्म हो गया है। अगर आप इंस्टाग्राम पे आज के टाइम पे आपका बिजनेस इंस्टाग्राम पे है, तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हो। देखो इंस्टाग्राम पे कैसा, आपको मेरे बारे में कैसे पता लगा? ऑब्वियस अरे इंस्टाग्राम मैं से। कहाँ मोगा में बैठा हूँ, आप चंडीगढ़ में बैठे हो, इंस्टाग्राम दैट्स द कनेक्टिंग Right. फेज। अब मेरे कस्टमर्स बहुत सारे, कोई एमपी से कस्टमर है, कोई केरला से है। लास्ट मैंने थोड़े दिन पहले पौंडीचेरी का ऑर्डर शिफ्ट करा। तो आप देखो कि ऑल ओवर पैन इंडिया, इवन वर्ल्ड वाइड जो कस्टमर्स मेरे बैठे हैं, वो मेरे से रीच आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इट्स इंस्टाग्राम इज द बेस टू कनेक्ट पीपल। आप वर्ड ऑफ द माउथ के साथ तो क्या आप 1,000 लोग, 2,000, 3,000 लोग के पास पहुंच Right. जाओगे, Right. बट इंस्टाग्राम यू हैव अनलिमिटेड हाँ, ऑडियंस। देयर इज नो रेंज है ना। There's no मतलब range अगर for रील that. फ्लाई करने पे आए देन बूम। पता कैसे लगा एक कॉमन बंदा कि ये लैब ग्रोन डायमंड है या इज इट ओरिजिनल डायमंड? कॉमन बंदे के लिए तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, सर्टिफिकेशन। ओके। विदाउट सर्टिफिकेशन, अगर मैं एज लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड, देर वेरी क्लोज, कि अगर मेरा इंडस्ट्री में या किसी बंदे का 25 साल का भी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, 30 साल का भी है, वो दोनों साथ रख दोगे तो वो बता नहीं पाएगा कि लैब है या नेचुरल है। सिर्फ हाई एंड मशीनरीज बता सकती हैं कि ये लैब है या नेचुरल है। The ओके। only means is when you buy diamond, you buy with proper certification, you buy from a reputed place, ठीक है, जहाँ से आप बाय कर रहे हो। एंड जब उनको बाय बैक की आप चीज़ें ले रहे हो, यू हैव अ प्रॉपर GST इनवॉइस फॉर एवरीथिंग, अगर आप जो चीज़ बाय कर रहे हो, एंड देन कीप दैट इनवॉइस विद यू। जस्ट डायमंड का वो बोलते हैं ना कि जहाँ से लिया वहीं वापस करोगे तो ही आपको बेस्ट वैल्यू मिलेगी। कहीं आप किसी और जगह वापस करने जाओगे तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, लाइक गोल्ड। ओके। तो डायमंड इट्स अ वेरी हिडन डार्क ट्रुथ अबाउट, जो कंज्यूमर को नहीं समझ आएगा, वो नहीं समझ आएगा कंज्यूमर को। और इट्स वेरी ऐसा भी है,
आई वॉज इन पटियाला, इट्स अ स्मॉल सिटी इन पंजाब। तो वहाँ पे कह रहे थे कि सारे ब्रांड्स हैं, डायमंड ओरिजिनल मिलेगा, लैब ग्रोन है ही नहीं। वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इज इट ट्रू कि गवर्नमेंट बंद कर रही है लैब ग्रोन डायमंड? नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। रिसेंटली आपने देखा था मोदी जी ने गिफ्ट किया था लैब ग्रोन डायमंड फॉर ट्रम्प। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग लैब ग्रोन डायमंड्स बिकॉज इट्स वेरी इकोनॉमिकल, ठीक है, एंड इट्स गुड फॉर एनवायरनमेंट। अगर हम नेचुरल डायमंड चेक करने जाते हो तो जो रिसोर्सेज एंड जो नेचुरल क्लाइमेटीज को जो डिस्ट्रॉय होता है वो लैब ग्रोन लेबॉर्ट्री में बन रहा है। सपोज करो वो लैब नेचुरल डायमंड है, उसको आपको beneath अर्थ निकालना, आपको कितना बड़ा माइनरीज चाहिए, आपको उसके अंदर डिग करना पड़ेगा धरती के अंदर, फिर उससे डायमंड निकलेगा। कहाँ है लैब ग्रोन डायमंड? एक लेबॉर्ट्री में सेम चीज़ बन रही है। तो गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्रमोटिंग लैब ग्रोन डायमंड, ओके बट वी डोंट सेल लैब ग्रोन डायमंड। जस्ट अ डिस्क्लेमर, वी डोंट सेल लैब ग्रोन डायमंड एट अवर स्टोर, वी ओनली डील इन नेचुरल डायमंड्स। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, सो वी ओनली डील इन नेचुरल डायमंड्स। ओके। ये चीज़ें भी गोल्ड की तरह लिमिटेड है नेचुरल डायमंड्स, या हाँ, लिमिटेड है। नेचुरल समथिंग जो धरती से ही निकलना है, ठीक है, कितना निकाल लोगे, देयर इज अ लिमिट। तो इसलिए उनकी वैल्यू है। गोल्ड की वैल्यू इसलिए क्योंकि लिमिटेड है, सोर्स Limited बहुत है, right. लिमिटेड है। तो बस वही चीज़ सेम, ओके। कुछ तो सेम। जैसे आप ज्वेलरी बिजनेस में भी हैं और टाइम टू टाइम इतने सारे ट्रेंड्स भी आते रहते हैं, तो उन ट्रेंड्स को कैसे फॉलो करते हो? क्योंकि बिकॉज बहुत ही जल्दी आई थिंक चीज़ें आउटडेटेड होती जा रही है आज के टाइम में, देन वो सब चीज़ें कैसे कैरी करते हो? इंस्टाग्राम आज के टाइम पे आई गेस बिजनेस के लिए मोस्ट पावरफुल वेपन है, ठीक है। मतलब आप उसको डिस्ट्रक्टिव साइड पे यूज़ कर लो, उसको आप कंस्ट्रक्टिव साइड पे यूज़ कर लो। इंस्टाग्राम पे हर ट्रेंड चल रहा है। कोई नया ट्रेंड लॉन्च हो रहा है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैं बैठा रात को स्क्रॉल करो, अच्छा ये नया ट्रेंड आया, मैं उसको सेव करता हूँ, मैं अपने उसको अमेंडेशंस करता हूँ, कोई बिजनेस में इंप्लीमेंट कर देता हूँ। कि ज़रूरी नहीं आपको कुछ अपना नया, मेरे को ऐसा लगता है फॉर बिजनेस ज़रूरी नहीं आपको कुछ नया क्रिएट ही करना है। आप किसी का कॉपी करके भी उसको अमेंड करके आप चेप दोगे ना, तो भी आप मार्केट में हिट हो। ओके, ये बड़ी यूजफुल बात है। राइट 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 राइट। अभी आप अक्षय तृतीया की बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छी सेल्स रही। एज सच अगर जानना चाहूँ, ज्वेलर्स के सबसे बेस्ट फेस्टिवल्स कौन से रहते हैं जिनकी आपको बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ अब अच्छी सेल्स आने वाली हैं? मैं बोलूँगा धनतेरस। धनतेरस वाला दिन तो स्टोर पे पैक्ड होता है। मतलब पैक्ड एज इन हमें बाहर अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है कि जो कस्टमर आ रहे हैं तो वेट करने के लिए उनको अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। मतलब टाइम नहीं होता। राइट 9:30 बजे स्टोर खुलता है, रश पड़ना शुरू होता है टिल 8:30 9 o'clock इन द आफ्टरनून। हर मतलब मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स के पास इट्स पैक्ड पैक्ड पैक्ड। धनतेरस इज द टाइम। ओके, एंड अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया होती है सेल्स, गुड सेल्स होती है, बट आई गेस नॉर्थ रीजन में पंजाब में स्पेसिफिकली बात करूँ वो ट्रेंड थोड़ा कम है। इट्स मोर ऑफ अ साउथ एंड वेस्ट अच्छा अच्छा, वो साउथ का फेस्टिवल है बेसिकली, राइट? एग्जैक्टली। बट आई थिंक बाइंग तो होने लगी है, बाइंग होने लगी है, उसकी अवेयरनेस भी इंस्टाग्राम पे आई है। लोगों को मेरे को ऐसा लगता है कि 3-4 साल पहले नहीं पता था अक्षय तृतीया नाम का भी कोई फेस्टिवल एग्जिस्ट करता है, बट अब वो इंस्टाग्राम ने इतना फेमस कर दिया कि इसके ये फायदे, आप गोल्ड लोगे तो वो आपको बढ़ के मिलेगा या कुछ होगा। एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको बहुत प्रमोट किया, तो उसके कारण लोग अब अक्षय तृतीया भी काफ़ी बाय कर रहे हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजी भी वैसे काफी इंक्लाइन है ना गोल्ड को लेके, वो मतलब बहुत जल्दी रिकमेंड करते हैं गोल्ड डालो, जेमस्टोन्स को लेकर, जेमस्टोन्स को लेके, सब चीजों को लेके। एस्ट्रोलॉजी ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पे इट्स मोर अबाउट योर बिलीव्स कि आप किस चीज़ पे बिलीव करो। बोलते हैं ना, पत्थर को भी भगवान मानोगे तो उसमें से भगवान मिल जाएगा, ठीक है। रोज़ मंदिर जाओगे, सच्चे दिल से नहीं जाओगे, ठीक है, तो वहीं भी भगवान नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ एस्ट्रोलॉजी इट्स मोर लाइक कि व्हाट यू बिलीव इन। मैं आई पर्सनली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। अगर आप मेरे रिंग्स देखोगे, मैं आई वॉन अ ब्लू सफायर, अ डायमंड, व्हाटएवर इट मैं इज। देख रहा था क्योंकि बिकॉज मैंने भी डाला हुआ है, मैं पूछने वाला भी था आपसे हाँ, कि सच में वर्क करती हैं ये सब चीजें। फॉर मी इट्स वर्किंग एंड आई डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। ओके, पर्सनल अपना होता है। मैं आई पर्सनली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। बाकी मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक, मतलब अभी डायमंड से आगे जंप कर रहे हैं थोड़ा सा, कि जेमस्टोन्स के अंदर भी ऐसा कुछ होता है कि महंगे वाला बहुत ज्यादा काम करता है या सस्ते वाला बहुत कम काम करता है, या सस्ता महंगा कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ बिलीव ही है जैसे आपने बताया? देखो, बिलीव तो 80% बिलीव है, बट सस्ता, ओरिजिनल और डुप्लीकेट तो पार्टी आ गया ना। कोई डुप्लीकेट चीज़ डालोगे वो काम नहीं करेगी, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है। बट बहुत ही एक्सपेंसिव वाला पार्ट, ठीक है, और नॉर्मल जेमस्टोन में उसमें काम करने में डिफरेंस नहीं है। उसमें देखो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, जितना बेटर और जितना कॉस्टली स्टोन लोगे, ठीक है, उसकी उतनी एनर्जीज ज़्यादा बेटर होंगी, उतनी जितना स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है, इट्स मोर लाइक कि क्या रेस ट्रांसफर, मतलब काफ़ी कुछ एस्ट्रोलॉजी में होता है। तो वो पार्ट है, बट वो इतना मेजर रोल प्ले नहीं करता। जेमस्टोन्स जो बहुत एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स पे लोग जाते हैं, इट्स मोर लाइक कि वो रेयर चीज़ को कलेक्ट करने पे जाते हैं। ओके, कि मतलब वो एक रेयर आइटम्स हो जाती है। जेमस्टोन्स के बहुत ऑक्शंस लगते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत, क्योंकि इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग्स इन दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। वो चीज़ है, इवन रेयर देन डायमंड। डायमंड से भी ज़्यादा रेयर है, और एक एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स है। बहुत जेमस्टोन्स ऐसे हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है। ओके।
अभी हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे। इंडिया में तो देखो अक्षय तृतीया आया, धनतेरस आया, वी फॉलो दैट एंड वी यूज टू गिव अ गुड सेल्स टू द गोल्ड पीपल। बट अगर हम फॉरेन की बात करें, वहाँ पे तो आई डोंट थिंक दे यूज टू बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, या फिर ऐसे दिन मनाए जाते हैं। तो डू यू थिंक इंडिया में गोल्ड की सेल्स ज़्यादा होती है रेदर देन आउटसाइड ऑफ इंडिया, फॉरेन? सबसे ज़्यादा सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड होती ही इंडिया में गोल्ड की। अगर आप इंडियन हाउस होल्ड की बात करो, इंडियन हाउस होल्ड के पास कल्ले के पास इतना गोल्ड है कि जो 5 छोटी कंट्रीज की जीडीपी भी मिला लो ना, तो उसके बराबर इंडियन फैमिलीज के पास गोल्ड है। इंडियन फैमिलीज इतना गोल्ड होल्ड कर रही है। इंडिया गोल्ड एक ऐसी कम्योडिटी है जो हर कंट्री की जीडीपी को सपोर्ट करती है, बैकबोन है गोल्ड आज के टाइम पे, ठीक है। तो इंडियन फैमिलीज के पास इतना गोल्ड है ना कि एक नॉर्मल ज्वेलर के स्टोर पे इतना गोल्ड नहीं होगा। मैं ऐसी फैमिलीज जानता हूँ जिनके घर पे उतना गोल्ड पड़ा है। इंडियन फैमिलीज के पास इतना गोल्ड है क्योंकि वो हेरिटेज है, जैसे बात कर रहे थे Right. पहले कि वो फैमिली टू फैमिली आगे 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 बढ़ता रहता है। और इंडियन वुमेन तो वैसे ही हमको पता है कि गोल्ड उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो कितना क्रेजी है उन चीज़ के लिए। वैसे अगर बात करें एक जैसे जिनके घर में फंक्शन है या वेडिंग है, उस फैमिली के अंदर क्या ऐसे ध्यान रखना चाहिए बाइंग करते समय स्पेशल, और अगर किस बेसिस पे बाइंग करनी चाहिए उन्हें? अगर देखो उसमें स्पेसिफिकली ऐसे में बेसिस पे तो चलो वो बाकी सेट्स तो सब किसी को पता ही होते हैं। उसमें कुछ ब्राइड्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि जो नए ब्राइड्स होते हैं उनको गोल्ड बाय करने के टाइम जब अपनी वेडिंग ज्वेलरी परचेज करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत जो टिप्स मेरे को एज अ ज्वेलर लगती है जो कंसिडर करना चाहिए। देखो, दिस इज समथिंग यू बाइंग फॉर वन टाइम। गोल्ड एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप हर रोज़ खरीद सकते हो, राइट। वंस इन ए वाइल वाली एक चीज़ है। तो अपनी वेडिंग के लिए एक ऐसी ज्वेलरी चूज़ करो कि वो सिर्फ आपकी वेडिंग डे के लिए स्पेसिफिक ना रहे कि कल Okay. आपको इतना ऐसे आपने इतना बड़ा नेकलेस ले लिया कि आज आपने वेडिंग डे पे डाल लिया, उसके बाद उसको आप डाल ही ना पाओ तो फ़ायदा ही क्या। ठीक है, स्टेटमेंट इयरिंग्स रखो, नेकलेसेस हैवी रखो, इयरिंग्स लाइट रखो। मतलब बहुत सारी ब्राइड्स ऐसे करती हैं कि ज्वेलरी इतनी ज़्यादा हैवी कर लेते हैं कि उनकी सारी लुक ही ख़राब हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंफर्ट अपना ज़रूर देखो। मतलब बहुत सारे मेरे पास ऐसे कस्टमर आते हैं, मैं उनको बोलता भी हूँ कि ये डिज़ाइन आप मेरे से बनवाने तो जा रहे हो बट ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा। नहीं, मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए। बट वही बात कि जिस दिन आपका वो मोस्ट स्पेशल डे है, उसमें आपने एक ऐसी चीज़ वेयर करी जो आपको सारा दिन ऐसे अनकंफर्टेबल कर रही है, तो उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं कल परसों एक पॉडकास्ट देख रही थी, दैट वाज विद द रियल इस्टेट ओनर। बहुत अच्छा उनका रियल इस्टेट का काम है पूरे राजस्थान एरिया में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। कहते 13 साल पहले मैंने एक जगह ली थी, दैट कॉस्ट एन एग्जांपल 1 लाख की पड़ी थी मुझे। 13 साल बाद वो जगह 1,20,00,000 की थी। तो 13 साल के अंदर उन्होंने कितने परसेंट कवर कर लिया। अगर वही बात अगर मैं गोल्ड में या फिर स्टॉक मार्केट में देखूं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा किसी भी फील्ड के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू से कि किसके अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा बेहतर है, इन स्टॉक मार्केट, इन ज्वेलरी और इन रियल इस्टेट? तो मैं गोल्ड बोलूँगा। उसमें रीज़न क्या है, अगर मैं फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर हूँ, ठीक है, वो तो उनका काम हो गया ना। मैं फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर हूँ, मैंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जो कल को फ्लॉप होगी, तो एक केस तो सिर्फ एक स्पेशल केस हो गया ना। प्रॉपर्टीज तो हम सबके घर हैं, सब है, बट हर कोई प्रॉपर्टी ऐसी अप्रिसिएशन थोड़ी देती है। वो तो कुछ लोकेलिटीज़ ऐसी होती हैं या उनको नॉलेज होती है प्रॉपर्टी की। गोल्ड इज समथिंग जिसने डेफिनेट रिटर्न आपको देना ही देना है। तो प्रॉपर्टी तो आप ले लोगे आज, पर Right. आपको फॉर श्योर नहीं ना कि प्रॉपर्टी आपकी 10 साल बाद आपको इतना रिटर्न देगी। और गोल्ड में अगर आप पुराने ग्राफ्स को हम देखते आते हैं फ्रॉम डे वन, ठीक है, गोल्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ ट्रेड कर रहे हैं 1 लाख रुपए पे, लास्ट 3 सालों में ना डबल हो गया। बिल्कुल। तो गोल्ड इज़ अ सेफर ऑप्शन। इन हैंड कैश है, हमने जैसे पहले भी बात करी, गोल्ड आपके पास इन हैंड कैश है, जब मर्जी जाओ कैश करवाओ, डन, ठीक है। और तीसरी बात कि रियल स्टेट में अगर कंपैरिजन करें तो रियल स्टेट आपको वन शॉट पेमेंट करके लेना पड़ता है, ठीक है। राइट, यहाँ पार्ट्स में भी ले सकते हैं अपन। पार्ट्स में भी ले सकते हैं, पार्ट्स में। आजकल तो लोग बहुत पार्ट्स में करने से भी क्या बात याद आई मेरे को, आजकल ना गोल्ड का रेट बढ़ रहा है तो ना कंज्यूमर बहुत समझदार हो रखा है। मेरे पास ना एक कस्टमर आया था लास्ट ईयर, ठीक है, तो उसने क्या किया, जैसे लास्ट ईयर 2023 में गोल्ड का रेट चल रहा था नियर अबाउट 70,000, ठीक है। तो सपोज करो उसके पास 10 लाख उस टाइम पे था, उसने अपना 10 लाख का गोल्ड बाय कर लिया मेरे से, ठीक है, एट 70,000 गोल्ड रेट। उसने क्या किया, अपने गोल्ड को बैंक को लीज कर दिया, बैंक से फिर 8-9 लाख उठा लिया, मतलब गोल्ड लोन बेसिकली ले लिया, ठीक है। अब गोल्ड अप्रिशिएट किया 44% और उसने बैंक को इंटरेस्ट दिया 9%, ठीक है। और बैंक को पैसे कैसे वापस करें, महीनों की किस्तों में, पार्ट्स में कि आप 50,000 दे दिया, 50 करके वो उसका जो इंस्टॉलमेंट बेस था,
ठीक है। तो आजकल ये लोग बहुत मतलब गेम से खेल रहे हैं चीज़ों को लेके। ये तो एक तो नया बहुत आइडिया दे नया दिया idea है आपने पब्लिक के लिए कि अगर उसको फॉलो Interesting. करना है कि गोल्ड आगे जाने वाला, लोग कर सकते हैं ये चीज़। वाह, ये आपने एक नया आइडिया दे दिया। राइट राइट राइट। नाइस। अच्छा, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे हैं तो गोल्ड कई बार सुना है मार्केट के अंदर कि दुबई, बैंकॉक इधर बहुत सस्ता मिलता है, ऐसा है सच में? और ज़्यादा प्योर मिलता है, ऐसा सुनने में आता है। हाँ, दुबई का गोल्ड हाँ। इज़ वेरी प्योर। सस्ते वाला पार्ट इट्स मोर लाइक कंट्री टू कंट्री गोल्ड वेरी करते हैं। देखो गोल्ड का प्राइस ओवरऑल वर्ल्ड इट्स सेम। उसके बाद रेगुलेशंस क्या आ जाती है, टैक्सेशन सिस्टम। हर कंट्री का अपना टैक्सेशन सिस्टम है। पहले इंडिया और दुबई के गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता था। लोग मतलब काफ़ी मेजर डिफरेंस रहता था उसमें। लोग ऐसे बोलते थे कि 2 बिस्किट मैं उधर से ले भी आया तो मेरा टिकट का खर्चा बार हो बार जाएगा, निकल गया, right. ठीक है। बट अब इंडियन गवर्नमेंट में जो टैरिफ रेट्स है ना 18% से 9% कर दिए। उसके कारण जो वो रेट डिफरेंस है ना बहुत ही मिनिमल रह गया आज के टाइम पे। तो रेट डिफरेंस वाला कंसेप्ट पहले होता था, अब नहीं बट रहा। अब नहीं रहा। अब मतलब जहाँ मर्जी से बाय करो वो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट डिफरेंस क्लोज टू ही पड़ता है। क्लोज टू ही पड़ता है। वो थोड़ा बहुत टैक्सेशन सिस्टम का डिफरेंस आ जाता है हर कंट्री के ऊपर, बस उसका डिफरेंस है। बट अगर आप जैसे आप बात कर रहे थे कि प्योरिटी तो यार ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। सपोज करो ना एक मेटल ले लिया आपने, अब मेटल की 100% प्योरिटी होगी। अब 100% प्योरिटी 24 कैरेट बोलते हैं उसको, ठीक है। 24 कैरेट इंडिया में भी वही है, दुबई जाओगे दुबई भी वही है, ऑस्ट्रेलिया जाओगे ऑस्ट्रेलिया भी वही है। मेटल तो वही है, गोल्ड मेटल तो वही आ गया, उसमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी भी वही आ गई, उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। वो बस एक टैग मिला हुआ है। वो टैग मिला, वो टैग तब से मिला हुआ था जब इंडिया में स्टैंडर्डाइजेशन चीज़ों की नहीं थी। दुबई जैसे कंट्री में चीज़ें बहुत पहले स्टैंडर्डाइज हो गई, बट अब इंडिया भी इट्स मोर लाइक हॉल मार्किंग सिस्टम वो सब आ गया, तो दैट्स नॉट एन इशू। अब ओके। इट्स ऑल सेम। एक आजकल स्मार्ट गोल्ड बहुत आ गया है। जैसे आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छा मेथड आपने बताया अभी बैंक के अंदर रखने वाला। एक स्मार्ट गोल्ड में लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? गोल्ड, हाँ, ETF एंड गोल्ड बॉन्ड्स मार्केट में आ गया, डिजिटल गोल्ड जिसको बोलते हैं। तो दिस टू थिंग्स, दैट्स अ गुड पार्ट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है, ठीक है, तो आप डिजिटल गोल्ड के लिए जाइए, ठीक है। वो सिर्फ एक पेपर्स पे है, सेबी रेगुलेटेड है, वेरी फर्स्ट, ठीक है। डिफरेंस अगर मैं आपको कंपैरिजन ड्रॉ करूँ, आप 24 कैरेट गोल्ड बार बाय कर रहे हो और आप गोल्ड डिजिटल गोल्ड बाय कर रहे हो, जो गोल्ड ETF जिसको बोलते हैं, तो डिफरेंस थोड़ा सा कंपैरिजन में आ जाते हैं। जो डिजिटल गोल्ड है वो सेबी रेगुलेटेड है, स्टॉक मार्केट की तरह, ठीक है। जब मर्जी आओ उसको बेचा, 2 दिन में कैश आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है। उसको आप, क्योंकि आपके मतलब आपके पास फिजिकली कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पेपर्स पे वो चीज़ें हैं, दैट्स सोनली फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हो तो फिजिकल गोल्ड इन हैंड इट्स मोर लाइक इमोशंस, एंड वो चीज़ आपके पास है, वो इंस्टेंट कैश है, ठीक है। इंस्टेंट कैश तो दोनों ही है, वो 2 दिन में सेटल होएगा, वो आप जहाँ मर्जी जाके अपने जूलर से सेम डे करवा सेटल लो। कर लो, राइट। उससे आपका जो गोल्ड आपके पास 24 कैरेट गोल्ड बार है, उसको बाद में आप ज्वेलरी बनवा सकते हो या कुछ कर सकते हो, मतलब वन एंड द सेम थिंग। अगर आपको सोली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गोल्ड में डालना है तो ETFs और गोल्ड बॉन्ड्स ये सब सेफर ऑप्शंस ये है। सेम ही वर्क करते हैं जैसे नॉर्मल गोल्ड वर्क करते हैं? हाँ, सेम प्राइसिंग है, सेम प्राइसिंग। ओके। इनफैक्ट आप फिजिकल गोल्ड पे आप 3% GST भरते हो और ETFs पे बहुत ही मिनिमल अमाउंट देके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सही। ओके। वैसे मेथड बताओगे, इफ समवन वांट टू बाय दैट, व्हाट्स द एग्जैक्टली एंड इजी मेथड टू बाय? स्टॉक मार्केट की तरह जाओ आप ऑनलाइन, वेबसाइट्स नहीं, वेबसाइट नहीं, सेबी रेगुलेटेड है। जैसे स्टॉक मार्केट आप ट्रेड करते हो, है ना, तो वैसे सेम चीज़, आप स्टॉक बाय कर रहे हो किसी चीज़ का, वैसे आप गोल्ड ETF बाय कर रहे हो, डीमेट अकाउंट से ही होता है? डीमैट अकाउंट से हो जाता है सब। अच्छा। सेम सेम। बाकी बहुत सारी एप्स भी ऑफर कर रही हैं, तो वहाँ भी सेफर है? सेफर है, बट अगर मैं बात करूँ थ्रू डीमैट अकाउंट अगर आप चीज़ों को करोगे, ठीक है, जो सेबी रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू करोगे, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। ओके। तो वैसे अगर बात करें गोल्ड की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो गोल्ड की वैसे कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया के अंदर? 82 लाख करोड़, मतलब इंडियन मार्केट फॉर गोल्ड, इट्स ह्यूज एंड ये सिर्फ एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स है। जो अनरिकॉर्डेड गोल्ड हाउस होल्ड्स में पड़ा है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा जी। जो टेम्पल्स के पास अनकाउंटेड गोल्ड पड़ा है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और बात करें जैसे मार्केट के अंदर ही ब्रांड्स की और लोकल ज्वेलर्स की, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मेकिंग चार्जेस की अगर बात करें, उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके बहुत कम होते हैं। देखो गोल्ड तो हर जगह सेम बिकता है, ठीक है। गोल्ड अगर आप मेरे से 22 कैरेट परचेज करना हो, तनिष्क से 22 कैरेट परचेज करना जाओगे, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। देखो थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंशिएशन आ जाता है। वो एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू आपको डिसाइड करना है कि आपको तनिष्क की डिज़ाइनिंग ज़्यादा पसंद आ रही है या हमारी या किसी और लोकल ज्वेलर की डिज़ाइनिंग ज़्यादा पसंद आ रही है। फिर उसके बाद आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना है तो मेकिंग चार्जेस, देखो एक ब्रांड ने अगर ऑपरेट करना है तो उसने अपने मेकिंग चार्जेस
या अपनी रनिंग कॉस्ट एज ए कंज्यूमर उससे ही निकालनी है, ओके ठीक है। राइट तो हम जो लोकल ज्वेलर्स है वो छोटे लेवल पे है, तो उनका छोटे लेवल वाला जो समझ काम है तो गया। उस अकॉर्डिंग उनकी कॉस्ट आ जाती है चीज़ों की। ओके देयर इज नो सच डिफरेंस। अगर आप मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें तो अराउंड 11 to 12% है जो ब्रांड्स के पास है, एंड रेस्ट जो रह गया वो स्टिल अभी लोकल ज्वेलर्स के पास ही ऑपरेटेड है। अच्छा हाँ, मतलब मार्केट इतनी बड़ी है ज्वेलरी, मतलब अभी भी लोकल ज्वेलर्स के पास बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा share है। रेशो है, बहुत ज़्यादा रेशो। हम्म, अभी अब जैसे ऑनलाइन बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं आप, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा काफ़ी सेल्स भी आती हैं, हाँ। पीपल यूज टू ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम देयर, तो वो आप कैसे फुलफिल कर पाते हैं? लेट्स सपोज पंजाब में हो आप, साउथ इंडिया में कुरियर करवाना है, तो हाउ इज़ इट वेरी सेफ फॉर पीपल हु आर ऑर्डरिंग, एंड आपको कैसे ऑनलाइन बिजनेस में एंट्रेंस मिल पाई? थ्रू इंस्टाग्राम जब हम डिज़ाइंस अपलोड करना शुरू करते हैं तो लोग क्वारी करना शुरू करते हैं। फिर अगर किसी का कुछ स्पेसिफिक है तो हम वीडियो कॉल्स करते हैं लोगों के साथ, उनको डिज़ाइन सिलेक्शन करते हैं। तो फिर जब मेन पॉइंट ब्रेकिंग आता है कि अब पहुंचाना कैसे है गोल्ड, राइट, तो मार्केट में गोल्ड मार्केट में कोरियर सर्विसेज है जो सिर्फ गोल्ड के लिए काम करती हैं, जो अच्छा B2B भी करती हैं, B2C भी करती हैं। जो B2C अडॉप्ट कर उनकी सर्विसेज वो मिनिमल चार्जेस, जैसे अगर मेरे को इधर से लेके आंध्र प्रदेश या कर्नाटका वाली साइड में को गोल्ड अपना डिलीवर कराना है तो एट अ मिनिमल चार्जेस ऑफ 2000 to 2500 मेरा गोल्ड सेफली इंश्योर्ड वहाँ पे कंज्यूमर के पास पहुँच जाता है, इवन ग्लोबली। सही। राइट तो आजकल मतलब कोरियर सर्विस जो स्पेशली गोल्ड के लिए काम करती है तो वो मार्केट में है आजकल अवेलेबल। ओके इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, कस्टमर हर किसी का डिवाइडेड हो रखा है। राइट 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 ये भी इंटरेस्टिंग था, मतलब इनकी कोरियर सर्विसेज बिल्कुल अलग है। हाँ, गोल्ड का कोरियर सर्विस बिल्कुल अलग ऑपरेट करता है। BBC Okay. है, सीक्वल है, तो ऐसी कंपनीज है जो अलग ऑपरेट करती है, सिर्फ गोल्ड में ही डील करती है। तो बेसिकली जैसे तो आप ऑनलाइन भी सेल करते हैं? वैसे ये चीज़ें ऑनलाइन होती हैं सेल? हाँ हाँ, बहुत ओके बहुत बहुत। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अब हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, हाँ बट ऑफ सीजन पे हम स्टिल बिजी हैं क्योंकि हमारा ऑनलाइन कस्टमर है वो स्टिल एक्टिव है। तो ऑनलाइन मतलब कैसे डील होता है इसके अंदर? उसने पैसे डाल दिए और आप गोल्ड उसको कोरियर कर रहे हो? गोल्ड कोरियर कर देते हैं हम उसको, दैट्स इट। मतलब वैसे देखा जाए तो कितना माइंडसेट चेंज हो गया, मतलब हाँ, गोल्ड भी ऑनलाइन बिक रहे हैं। हाँ? चीज़ें चेंज हो गई, एवरीथिंग हैव चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड, क्योंकि जो बाइंग करने वाले लोग हैं वो चेंज हो गए। पहले की और जनरेशन बाय कर रही थी, उनका माइंडसेट चीज़ों को लेके और था। अब एक और जनरेशन बाय कर रही है, उनका चीज़ों को लेके माइंडसेट और है। तो वो जनरेशनल गैप आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जो बिजनेसेस जैसे जैसे मूव कर रहे हैं वो तो सर्वाइव कर रहे हैं। माई वैसे जनरली देखा गया है कि ये ज्वेलरी बिजनेस सिर्फ खाली फीमेल के लिए ही है, मैन नहीं मतलब ज़्यादा है इसके अंदर। यार आजकल तो मेन हैव इवॉल्व्ड सो मच इन ज्वेलरी, एंड ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पुराना चल रहा है। अगर बात करें राजों के टाइम से, वो ब्रॉचेस, बड़ी बड़ी रिंग्स, ये फैशन मेंस का बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बट अब के टाइम में वो ट्रेंड वापस आ गया। आपने देखा होगा करण औजला स्टडेड डायमंड, जैसे दिलजीत वाला ब्रेसलेट की हमने रिसेंटली बात करी, करण औजला ने एक चेन डाली अपने पेरेंट्स के पेंडेंट के साथ, है ना। तो शाहरुख खान ने रिसेंटली आईफा अवार्ड्स पे एक टेनिस नेकलेस डाला हुआ है, ठीक है, और उसके बाद टेनिस उसका डायमंड का ब्रॉच डाला हुआ है। तो मेन हैव बीन इन्वॉल्विंग इन ज्वेलरी, मतलब कंपैरेटिवली पास से देखे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड अब लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए हैं मेंस मतलब भी। मेरा अगर मैं आपके खुद की कस्टमर की बेस की बात करूँ तो मेन कस्टमर्स मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल तो Okay. कस्टमर्स है ये हमारे, राइट पर मेन कस्टमर्स भी अब आ रहे हैं फॉर द ज्वेलरी ट्रेंड्स। ओके एंड सिल्वर ज्वेलरी इसमें बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करती है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि वो होता है ना कि आदत होती है कि जो आदमी होता है ना वो तो 2 टी-शर्ट भी लेगा ना, अपना 200 वाली टी-शर्ट डाल के भी वो सार लेगा अपने आप को बिल्कुल ना, सही कह रहे है हो। ना। जो औरत होती है उसको एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए होती है, बट अब उसका सब्स्टिट्यूट चीज़ों का आ गया सिल्वर ज्वेलरी। तो जो बहुत एक्सपेंसिव डिज़ाइंस जो गोल्ड में डिज़ाइन होते हैं वो सेम चीज़ें सिल्वर में डिज़ाइन होंगे, वो बहुत अफोर्डेबल हो जाती है। जैसे ओके बात करूँ कोई डायमंड का प्राइस 5-6 लाख का बन रहा है तो सिल्वर में उसको 5-6 हज़ार में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, for same इतना designs, difference? इतना डिफरेंस है। तो रेदर देन वो मेटल का उस पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के अब वो उस साइड पे भी बहुत जा रहे हैं। एंड निशा ज्वेलर्स पे हम इस चीज़ को बहुत ऑफर करते हैं। So हमारे पास वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ सिल्वर ज्वेलरी। अगर आप हमारा कभी पेज पे जाओगे, वी हैव अ सेपरेट पेज सिल्वर स्केप एशिया, ठीक है, जिस पे हम सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी अपलोड करते हैं। अगर आप जाके ब्राउज करोगे तो बहुत ट्रेंडी डिजाइन है जो सिल्वर में है, जो गोल्ड में आते थे, एंड वो सिल्वर में भी है। नाइस इंटरेस्टिंग। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर उसको अगेन जिसके पास गोल्ड के अगेंस्ट अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो सिल्वर्स में जा सकता है। एग्जैक्टली। बाकी जैसे अगर हम आर्टिस्ट की बात कर रहे थे इतने बड़े बड़े, ये तो गोल्ड ही डालते होंगे। हाँ, ये तो गोल्ड डालते हैं भाई। करण औजला भाई ने वो बहुत बड़ी वो VVS चेन डाल रखी है, नेकलेस डाल रखी है, ये तो सारे रियल गोल्ड और डायमंड्स ही डालते हैं। बट वैसे जैसे फॉर एग्जांपल
प्रिसेप्शन तो यही है येलो गोल्ड वाली, तो ये सिल्वर क्यों डालते हैं? मतलब जैसे अभी जजमेंट नहीं आता है कि वो गोल्ड होगा। देखो जेनजी, जैसे मैंने आपको बोला, जेनजी जो अब की जनरेशन है ना, वो गोल्ड को इन्वेस्टमेंट नहीं देखती, वो फैशन स्टेटमेंट देखती है। तो ओके। वो कैरिंग एसेसरी बन चुकी है। वो गोल्ड या सिल्वर वाला पार्ट ही खत्म हो गया, वो तो एक फैशन एसेसरी ऐड ऑन हो चुकी है। स्टाइलिश चेन, स्टाइलिश ब्रेसलेट, कूल ब्रेसलेट्स, कूल रिंग्स डालना, ठीक है। तो वो चीज़ें का ट्रेंड इवॉल्व हो गया। पहले ट्रेंड Right. होता था गोल्ड बाय करना, गोल्ड बाय करना, वो चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है अब। भाई अभी आपने बीच में बताया पॉडकास्ट के 3% GST भी होता है गोल्ड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा विदाउट GST अगर बाय कर रहा है देन क्या? क्योंकि बाहर देखा है हम लोगों ने विदाउट GST भी गोल्ड मिल जाता है। उसमें वही पार्ट आ जाता है। अभी आपने बोला कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ। पहली चीज़ तो बैरियर आप वही ब्रेक कर रहे हो कि आपने गोल्ड सही लिया है नहीं लिया। जिस चीज़ का आपको कोई लीगल प्रूफ ही सामना बंदा नहीं दे रहा, ठीक है, तो अगर आपने उससे कुछ गलत ले भी लिया तो उसको आप कल को जाके क्लेम कैसे करोगे कि आपने उससे लिया? वेरी फर्स्ट स्टेप इज दिस, ठीक है। तो मतलब हमें GST के साथ ही जीएसटी लेना बिल चाहिए। लेना ही चाहिए। और सिर्फ मतलब ये बहुत केसेस हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि लोग ना जीएसटी से बहुत भागते हैं, ठीक है। गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसने आपके मेकिंग चार्जेस भी कवर कर देने हैं। गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसने आपकी जीएसटी भी कवर, जैसे मैंने बोला कि लास्ट ईयर गोल्ड 43% अप्रिशिएट किया। 10% मेकिंग चार्जेस भी मान लो, 3% जीएसटी भी मान लो, फिर भी एक साल में आपका गोल्ड, आपकी इन्वेस्टमेंट में है। प्रॉफिट प्लस में ही है ना, Right. ठीक है। तो गोल्ड ने तो हर कुछ कवर कर ही देना है। रिसेंट मतलब बहुत ये हो रहा है कि लोग ना बिल से बहुत भागते हैं। मतलब हम वी डोंट डील विदाउट दैट। मतलब हम जीएसटी बिल, इट्स अ वेरी कंपल्शन कि जीएसटी बिल के बिना हम कोई प्रोडक्ट अपना बेचते ही नहीं है, ठीक है। तो हमने रिसेंट डेज में ना ये बहुत केसेस सुनने को आते हैं। केसेस? हाँ, केस एज इन कि सपोज करो किसी की शादी होगी, ठीक है, हाँ 10-15 लाख की ज्वेलरी ले ली, अब उस पर 3% मतलब 30-35-40 हज़ार बचाने के चक्कर में जीएसटी वाला बिल नहीं लिया, नहीं लिया, ठीक है। अब शादी होगी, 4 महीने बाद हो गया जी डिस्प्यूट, जो कि अमूमन दिखता ही है, जो होता ही है। दिखता है हाँ आजकल बहुत हाँ, कॉमन है। हाँ, अब हाँ, हो गया हाँ। डिस्प्यूट, तो हाउ विल यू प्रूव कि आपने गोल्ड इतनी वैल्यू का डाला है जब आपके पास उसका बिल ही नहीं है? फिर लोग भागते हैं बिल लेने को। बैक डेट्स में बिल कहाँ मिलते हैं चीज़ों के? अल्ट्रेशन, अब सिस्टम गवर्नमेंट का ऐसा आ चुका है कि चीज़ों में अल्ट्रेशन नहीं होती, ठीक ओके। है। तो अब आपके पास प्रूफ ही क्या है कि अगर आपने मैरिज में किसी को गोल्ड गिफ्ट किया है या कुछ किया है तो उसके आपके पास बिल्स ही नहीं है। तो बिल लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी चीज़ पे आप परचेज कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स पे करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन गोल्ड। जिस चीज़ ने आपके रेट ने सब कवर कर ही देना है, राइट। अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हो जिसके पता है कि आपने एसी लिया, उस पर आपने 18% जीएसटी दिया, वो मेरे को कोई फायदा नहीं है, उस पर तो बंदा सेकंड थॉट फिर देता है। इसने तो सब कवर कर ही देना है। तो पीपल मस्ट हैव बिल्स, मतलब फॉर एवरीथिंग। उसको संभाल के रखो। जैसे मैंने आपको बात करी कि 500 ग्राम का तो आप अनअकाउंटेड रख सकते हो, राइट। एंड अबव दैट आपको जो चीज़ें चाहिए होगी, ठीक है, उसके लिए आपको बिल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्स आर वेरी मस्ट। आपने जो ये बात बताई, मतलब बिल्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस टाइम डिस्प्यूट वाले टाइम पे, हाँ, डिस्प्यूट क्योंकि बिकॉज क्लेम ही नहीं कर सकते। राइट। जो चीज़ की जिसका आपके पास बिल ही नहीं है तो आप उसको प्रूफ कैसे करोगे? वो आपका है। राइट इवन राइट। सेलिंग में भी वो हेल्प करेगा हाँ, आगे। सेलिंग में भी हेल्प करेगा। आपके पास प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस है, मतलब आपके पास जेन्युइन प्रोडक्ट है, वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो सेलिंग में भी आपकी बहुत हेल्प करता है। राइट। एक ना सिल्वर में ये चीज़ देखी जाती है, कुछ टाइम बाद वो ब्लैक हो जाता है। सो वो इम्प्योर होता है या व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन कि वो क्यों काला पड़ जाता है? सिल्वर काला क्यों पड़ता है? सिल्वर काला पड़ेगा क्योंकि वो मेटल की नेचर है। जैसे हम बोलते हैं आयरन को रस्ट लग जाता है, हम पानी में रखते हैं तो आयरन रस्ट कर जाता है, दैट सेम गोज फॉर द मेटल। वो मेटल की नेचर है, ब्लैक होना उस मेटल की नेचर ही है, वो होएगा ही होएगा। और जितनी प्योर सिल्वर होएगी वो उतनी जल्दी ब्लैक होएगी, ओके। क्योंकि मतलब जितना परसेंट ऑफ सिल्वर उसमें 100%, वो जल्दी ब्लैक होएगा। सिल्वर में अब आजकल सॉल्यूशंस बहुत आ गए कि सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर एक्स्ट्रा रोडियम कोट्स होने लगी है, कि उसके ऊपर कोटिंग ऐसी होने लगी है कि जो वो ब्लैक होने से उससे बचाती है। बट सिल्वर का नेचर है ब्लैक होना, उसने होना ही होना है। वॉश होके वापस फिर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। एक ना बहुत बेसिक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, आप मुझे बताना कि ये सही है या नहीं है। हाँ, पुराने लोग ऐसे कहते हैं कि ना गोल्ड को ज़्यादा बार वॉश मत करवाओ। जब भी हमारे लोग, हाँ, हमारे जैसे लोग ऐसे करते हैं कि ज्वेलर शॉप में गए कि थोड़ा सा डर्टी लग रहा है, चलो फ्री में क्लीन होना है, करवा लेते हैं। कहते हैं दोबारा दोबारा क्लीन नहीं करवाना चाहिए, उसकी वैल्यू कम होती है। इज इट ट्रू? वो उसमें देयर इज टू डिफरेंस। आप अपना गोल्ड वॉश करवा रहे हो या अपना गोल्ड पॉलिश करवा रहे हो। ओके। अगर तो आप अपना गोल्ड वॉश करवा रहे हो, उसमें क्या है, सपोज करो आपकी रिंग है बहुत डर्टी हो रखी है, ठीक है, उसको एक केमिकल में डिप करा, जो उसमें जो ऐसे जो वो सारा डर्ट है वो निकल के वो वॉश ऑफ होके निकल गया, बट वो बैक टू ओरिजिनल शाइन नहीं आएगा। बट अगर आपको उसको ओरिजिनल शाइन में लेके आओ तो उसको पॉलिश करते हो। तो पॉलिशिंग का प्रोसेस क्या होता है? सपोज करो एक नेकलेस है, ठीक है, उसके ऊपर वो रब करते हैं, रब करने टाइम उसके ऊपर एक पूरी लेयर उतार देते हैं उसकी,
जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसपे स्क्रैचेस आए होते हैं सब आए होते हैं, वो पूरी एक लेयर उतारी जाती है एंड वो नीचे वाली लेयर फिर वो शाइन वापस आ जाती है. जब वो लेयर उतरती है तो ऑब्वियसली वो गोल्ड की लेयर उतरी है तो गोल्ड का लॉस तो हुआ ही है ना, तो वेट कम हो जाता है उस चीज का. सो दिस डिफरेंस, आप गोल्ड पॉलिश करवा रहे हो या गोल्ड वॉश करवा रहे हो. ओके. सो वॉश इज नॉट डेंजरस बट पॉलिश नहीं ज़्यादा पॉलिश नहीं करवाना करवाना चाहिए. राइट. पॉलिश से तो ऐसा होता है, पॉलिश आप गोल्ड करा ले तो वो बैक ऐसे लगता है जैसे रिंग अभी आपने नई परचेज करी है, तो वो बैक टू लाइफ ऐसे आ जाती है. तो अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी 0% वाली बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत स्मार्ट और अच्छे वे से आप लोगों की हेल्प भी कर पा रहे हैं. इसके अलावा 0% मेकिंग के अलावा और क्या क्या ऑफर्स आप देते हो कस्टमर्स को? हमारे पास एक सेविंग स्कीम है. इट्स मोर लाइक कि 12+1. इट्स कि अगर आप 12 इंस्टॉलमेंट्स आप मेरे को पे करोगे तो एक इंस्टॉलमेंट हम अपनी साइड से पे करके आप ज्वेलरी ले सकते हो. कि अगर आप FD वाले साइड पे जाओगे जो FD 7 to 8% इंटरेस्ट देता है, हमारी स्कीम में आपको 10 to 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. ये जो इंडियन हाउस होल्ड लेडीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. रीज़न बीइंग क्या है कि एकदम से गोल्ड इतना महंगा हो गया, एकदम से 1,00,000-2,00,000 की चीज़ लेना इट्स वेरी वेरी टफ. बिल्कुल. है अगर 10,000 भी आप पर मंथ स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे करके आपकी सेविंग्स होनी शुरू होती है. एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स आपने 1,20,000 हमें दिया और 1,30,000 की हमारे साथ शॉपिंग कर सकते हो आप. 10,000 हम अपनी साइड से ऐड कर देते हैं उस पॉइंट के ऊपर. ठीक है, तो इससे ऐसा होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं कि धीरे धीरे करके सेविंग्स होगी. आज 1,20,000 और 1,00,000 हम जो 10 हमने दिए 1,30 हो गया, 50,000 अपनी साइड से और ऐड किया और कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया. इट्स अ स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. इसको किट्टी बोलती हैं हाँ, ladies. किट्टी स्कीम किट्टी यूजुअली. हाँ, ये yeah. बहुत सारे ज्वेलर्स पे चलते हैं तो वी आल्सो डू ऑफर दैट. एशिया ज्वेलर्स के लिए अब सक्सेस क्या है एक्चुअल में? एशिया ज्वेलर्स के लिए सक्सेस है उसका नाम सस्टेन करे. एक रिटर्निंग कस्टमर उसके लिए सक्सेस है. जो एक नया कस्टमर आया वो तो है ही है. जो रिटर्निंग कस्टमर अपने साथ 2 और कस्टमर लेके आया वो सक्सेस है. एंड बहुत सारे स्टोर्स डेफिनेटली. राइट. दैट्स सक्सेस फॉर एशिया ज्वेलर्स. नाइस. तो 5 इयर्स में एशिया ज्वेलर्स अपने आप को कहाँ इमेजिन करता है? For what I've imagined is new stores, branches. That's what I see Asia Jewelers at. इन इंडिया ओनली या आउट ऑफ इंडिया आल्सो? Probably out of India because मैं कनाडा की रूट से आया हूँ and we still deep inside I have this कि मेरा एक ब्रांच कनाडा में भी हो कि मेरा भी आना जाना थोड़ा बहुत मेरी कंट्री के साथ लगा रहे. राइट. तभी वहाँ के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ बातचीत होती है या बिल्कुल कट ऑफ है? नहीं, होती है. I'm still in contact. Now we will have a rapid fire. तो जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना तुरंत वही आंसर दीजिएगा. चलो डन. गोल्ड या डायमंड बिजनेस के लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल है? डायमंड. फेस्टिवल सीजन में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? गोल्ड. 0% मेकिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? गोल्ड लेना, ज्वेलरी लेना एट अ प्राइस ऑफ गोल्ड बार. ओके. स्टोर का सबसे बिजीएस्ट डे कौन सा होता है? धनतेरस. एक ज्वेलरी ट्रेंड जो बिजनेस को बूस्ट करेगा? Gen Z trends, new generation trends. Old traditions are outgone. ब्राइडल और वेडिंग या डेली वियर, कौन सा ज्यादा बिजनेस देता है? Daily wear. डेली वियर. एशिया ज्वेलर का कोर स्ट्रेंथ इन वन वर्ड? Trust. स्टोर में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम और बोरिंग काम? टाइम कंज्यूमिंग काम कस्टमर की सिलेक्शन करवाना. बोरिंग काम तो कुछ भी नहीं है यार. एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग. नहीं. कोई ज्वेलरी पीस जो हमेशा सेल आउट होता है? चेन्स एक ऐसे रनिंग आइटम है. इट्स एवरी टाइम इट्स सोल्ड आउट. अगर आज डेड होते तो आप उन्हें क्या बोलना चाहते या क्या कहना चाहते हैं? तेरे निकम्मे पोते ने कर लिया. एक आइडियल कस्टमर कौन होता है? जो डिजाइन्स को वैल्यू करता है. एक बिजनेस मिथ ज्वेलरी के अंदर जो आप तोड़ना चाहेंगे? जो बोलते हैं ना कि सुनार किसी का सखा नहीं होता. ठीक है, वो मिथ कि वो चीज़ें चेंज हो चुकी है. ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में आ चुकी है. तो मैं कुछ ज्वेलरी पीसीस दूंगी, आपने देख के बताना है कि कौन सी रियल है कौन सी नहीं रियल, और डायमंड का भी बताना है कि डायमंड रियल है या नहीं. आन दो. आन देने ये सबसे ये, और ये गुरुजी तो है ही है, ये यंगेस्ट गुरुजी है. राइट भाई. चलो लेट्स कलेक्ट द पीसीस. हाँ, These are diamonds. ठीक है, and 18 karat gold. एंड द ब्लू वन? Blue one, that's a normal imitation stone. That's a stone. हाँ, that's imitation. वही 100% करेक्ट. दैट्स गुड. अगर मैं बात करूँ इसकी, है ना, ये भी मैंने वैसे 24 कैरेट गोल्ड है. सॉरी भाई प्रॉमिस में तो भाई ज्वेलरी नहीं बनती. असली है नकली है? नहीं, गोल्ड नहीं है. हाँ, गोल्ड नहीं है. ये गोल्ड नहीं है. गोल्ड नहीं. आपने पकड़ते ही कैसे बता दिया? वेट. ओके. वेट.
नहीं मैंने बनवाया ही हल्का हुआ है। नहीं ऐसे नहीं है। हाँ वेट आप उसको सारा दिन काम करते हैं, वेट देखो, उसको पकड़ो, वो 20 ग्राम का, वो 20 ग्राम का, दोनों 20 ग्राम को कंपेयर करो। फर्क तो यार। ओके, ये रिंग, इसमें डायमंड आपको लग रहा है कि असली हैं? डायमंड्स असली है, असली हैं, अच्छा, शुक्र है। डायमंड्स है। एंड दिस गोल्ड इज 18 कैरेट, 18 कैरेट गोल्ड एंड ओरिजिनल डायमंड्स। राइट एक हमारे ऑडियंस में से भी इशारा कर रहे हैं। ये वाइट गोल्ड है या सिल्वर है? दिस इज वाइट गोल्ड। यार दिखाना इतना कैसे पता प्रिसाइजली लगता कैसे है बता ये? पा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सच्ची चांदी देता हूँ, रुको पहले ढूंढ के कहीं से। सारा दिन इसी चीज पे बैठे काम करते रहते हैं तो पता होता वाइट गोल्ड, ओ माय गॉड, इंटरेस्टिंग। हाँ अच्छा अच्छा, इसके बारे में बताओ यार, जेमस्टोन के बारे में बहुत बता रहे थे ना, अब इसके बारे में बताओ। मैंने लिया, बहुत महंगा है वैसे, मेरा दिल में दुखाना, आई थिंक सच्ची आपने बताना। पहली बार उतारा होगा हाँ ये। कोई बात नहीं। ओके। दिस इज अ मोजाम्बिक रूबी हाँ बट ट्रीटेड इन बैंकॉक। बैंकॉक का मतलब मोजाम्बिक रूबी है बट दिस इज कलर ट्रीटेड रूबी। मतलब ये ओरिजिनल treated नेचुरल means- कलर नहीं है? नेचुरल है बट इस नेचुरल कलर नहीं है। रूबी नेचुरल है बट कलर नेचुरल नहीं है इसका, इतना शार्प रूबी का कलर नहीं होता। कॉस्ट अराउंड बात करें 2500 बस? बस। भाई लुट गया मैं। क्यों, कितने के लिए? बहुत महंगा लिया, नहीं बता रहा मैं तो। जयपुर वालों को सही बोलो। उठ के। भी सच्ची में मैंने 22,000 रुपये 24,000 के आसपास लिया। अच्छा जी। और मैंने भी फर्स्ट टाइम उतार दिया फिर ये। येलो सफायर बैंकॉक। यार इस पे लिखा कहाँ हुआ है और उन्होंने बैंकॉक? बिल भी दिया हुआ है प्रॉपर हमें, उन्होंने बिल दिया था हमें। अब ये बैंकॉक का है, दिस इज येलो सफायर, बैंकॉक का है। हाँ। ठीक है। एंड कुछ एवरेज कॉस्ट वैल्यू मैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ समवेयर अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज। मैंने ट्रिपल का लिया है। हाँ माही, मैंने 22,000 का लिया है, बट उसने मेरे को इसके साथ ना गारंटी और बिल भी दिया है कि अगर तू मेरे पास वापस लेके आता है तो पूरे पैसे वापस ले लेना। अगर उसने 2,000 का दिया भी है, फॉर एग्जाम्पल दिया है, तो मेरे को 22,000 देने के लिए रेडी है, तो मेरा क्या लॉस हुआ? भाई आपने तो उसको इंटरेस्ट फ्री मनी दे दी, उसने तो आपसे 22,000 ले लिया, 2,000 20,000 तो आपने उसको ब्याज पे दे दिया फ्री पे। कल को आप 4 साल बाद 5 साल बाद उसको वापस करने भी जाओगे, उसने 4 साल आपके 20,000 यूज़ करे, आप आ भी गए तो उसने आप वापस कर दी, तो क्या बड़ी डील है? 2,000 की चीज़ 20,000 में Okay. बेच भी दी तो क्या बड़ी बात है? अगर 100 कस्टमर को बेची उसमें से 10 वापस भी आ गए तो भी क्या बड़ी बात है? 90 से तो प्रॉफिट फिर भी अप है ही है। ओके, तो दैट्स व्हाई वो इजीली वापस भी दे पाता है हाँ, पैसे। एग्जैक्टली। जेमस्टोन में हम पता कैसे लगाएंगे असली है नहीं? क्योंकि गोल्ड का तो चलो फिर भी पता लग जाता है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, हमें पता होता है। इसकी पहचान सिर्फ जौहरी कर सकता है। ये आप Common audience के लिए नहीं है कुछ audience भी। के लिए नहीं है, इसकी पहचान जौहरी कर सकता है। ओके और जैसे मैंने इसका डिजाइन बनवाया हुआ है तो बनवा सकते हैं ना, ऐसा तो कुछ नहीं कि सिंपल रखो इसे। कस्टमाइज एनीथिंग, बट जेमस्टोन्स अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के पर्पस के लिए डालना है, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि वो आपकी स्किन के साथ नीचे से टच होना चाहिए। अगर वो टच हो रहा है ठीक है, तो वो आपका पर्पस पूरा कर रहा है। डिजाइन आप जो मर्जी बनाओ, दैट्स फाइन। और ये भी सुना है, एक मिसकंसेप्शन है कि ये अष्ट धातु में ही होना चाहिए या गोल्ड में और सिल्वर में भी वर्क करता है? नहीं, हर जेमस्टोन अपने अपने मेटल्स के साथ जाते हैं। जैसे ब्लू सफायर है, ब्लू सफायर मैंने भी डाला है, जीतू भाई ने भी डाला है, उन्होंने सिल्वर में डाला, मैंने वाइट गोल्ड में डाला। ब्लू सफायर कभी येलो मेटल में नहीं डलता। ओके येलो सफायर वो येलो मेटल में डलता है। वो Okay. आइदर आप पंचधातु में डालो, पंचधातु में या डालो gold में। या आप गोल्ड में डालो, तो वो Okay. गोल्ड में डलेगा। तो हर जेमस्टोन्स का अपना एक मेटल होता है, वो उसके साथ ही अलाइन होकर डलता है। नाइस। बाकी मैं और कृतिका बहुत जल्दी एक नया वेंचर लॉन्च अच्छा। करने जा रहे हैं फॉर जेमस्टोन स्पेसिफिकली, Great. टचवुड। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हम बहुत जल्दी पूरी कर देंगे जेमस्टोन्स को लेके। नहीं नहीं, 100% हमें रिसेंटली ना कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट का पॉडकास्ट भी किया है ना, हम लोग उनको भी कनेक्ट कराएंगे आपके साथ कि भी आप ही का ही सेल आउट करे, क्योंकि बिकॉज इतने ऑथेंटिक है, हमें इतनी सारी नॉलेज आपने मतलब ट्रांसपेरेंटली दी है ना, जो आई थिंक बिजनेस के इन एंड आउट्स नहीं बताता कभी भी। तो मेरा कोर ऐसा था कि मेरे को बिजनेस भी बहुत ट्रांसपेरेंट रखना है। माही, काफ़ी मज़ा आया ये कन्वर्सेशन करके, और एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब गोल्ड और ऐसे डायमंड्स और जेमस्टोन्स के ऊपर भी हम इतनी सारी बातें कर सकते हैं। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। अभी भी हमने कुछ लिमिटेड ही बातें की हैं, बिकॉज आपके पास भी अपने टूल्स भी नहीं थे कुछ। होप सुन, मतलब हम जल्दी एक और पॉडकास्ट भी करेंगे इसके ऊपर। बाकी काफ़ी मज़ा आया सच में। थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर इनवाइटिंग, एंड दोबारा जल्दी एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें और डिटेल चीज़ें लेके आएंगे एंड कंज्यूमर अवेयरनेस भी और लेके आएंगे चीज़ों को लेकर। राइट। लवली, Great. Thank you so थैंक यू much. सो मच, थैंक यू। Thank you.